बच्चे कैसे, खुश हैं, मजे में हैं, जिंदगी में है मजा या मिल रही है गुनाहों की? आए सर, सबसे पहले तो मिस्टर उमर काजी द ग्रेट ने आप लोगों को आइए सेट करा दिया है। तो जो है थैंक्स टू हिम, सर से मेरी अभी बात हुई, सर ने कहा बस सर आप एक क्लास लीजिएगा, उसको समराइज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सर चेंजेस इन इक्विटी के साथ ही वो ज्यादा वो होता था, तो एक क्लास में लूंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं उसको समराइज कर दूंगा। तो हम इंशाल्लाह आज तो IAS 23 अगर अल्लाह ने मौका दिया तो शुरू करेंगे, नहीं हुआ तो फिर हम अगली क्लास में पहले 2 घंटे लगा के IAS 8 को खत्म करेंगे, और फिर हम जो है हम उसके बाद सो है सर IAS 8 के अंदर हम इसके बाद जो है IAS 8 के बाद IAS 23 पे आएंगे, और IAS 23 ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, फिर इंशाल्लाह रेशोस पे आएंगे, और फिर मेरे हिस्से का कोर्स और मिस्टर काजी का भी इंशाल्लाह कोर्स खत्म। मैंने और काजी ने इंशाल्लाह एक और बहुत अच्छी चीज प्लान की आप लोगों के लिए, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि पासिंग जो परसेंटेज है वो ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। वो क्लास होगी, उसको सबने आइदर लाइव या फिजिकली जो है लेना है, रिकॉर्डिंग में वो क्लास नहीं आएगी। सही है सर, वो क्या होगी वो हम करेंगे जब हमारा मॉक होगा। मॉक उससे पहले 4 से 5 घंटे की एक क्लास होगी, वो इंशाल्लाह कैसी होगी, कब होगी, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है सर। चलें सर, अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए अब हम सर पढ़ने जा रहे हैं EPS में। अब तक हमने पढ़ा था बेसिक EPS। न्यूमरेटर के अंदर 2 शरारतें होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एक ही है। एक होती है प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI, जो हम निकालते हैं उसमें से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना होता है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। सही है सर। और दूसरा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू NCI। अब NCI वाली कहानी आप में नहीं है, किसमें? कंसोली। फिर हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के, रिडीमेबल नाम के लिहाज से प्रेफरेंस शेयर्स, एक्चुअल में वो क्या होते हैं? लायबिलिटी। हमने कहा इररिडीमेबल इक्विटी। फिर हमने कहा इररिडीमेबल में भी 2 क्लासिफिकेशंस, क्यूमुलेटिव और सर जो क्यूमुलेटिव होता है उसका डिविडेंड माइनस करते हैं हर साल, चाहे डिक्लेयर हो, या जो नॉन क्यूमुलेटिव होता है उसका डिविडेंड माइनस नहीं होता अगर डिक्लेयर ना हो, डिक्लेयर होगा तो ही करेंगे। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है सर। फिर मैं मजीद आगे बढ़ा, शदीद आगे बढ़ा, और मैंने पढ़ा था डिनोमिनेटर के अंदर कितनी शरारतें हैं? 5 बेसिक EPS में। पहली बोनस इशू। हमने कहा बोनस इशू मतलब क्या होता है? साल में हमने फ्री में इशू दिया जिसका इंपैक्ट हमें शुरू से कंसिडर, और हम इसका इंपैक्ट डालते कैसे? बोनस सर, बोनस फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? number of shares after right issue, number of shares after right issue divided by number of shares after bonus issue divided number of shares before bonus issue। सर पिछले साल की EPS अगर रीस्टेट करनी हो तो क्या करते हैं? इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर फिर मैं मजीद आगे बढ़ा, शदीद आगे बढ़ा, और क्या किया मैंने? हमने कहा नॉर्मल इशू ड्यूरिंग दी, जो शेयर जब से आया उसको तब से लेकर हमें कंसीडर करना है। सर फिर हम आए राइट इशू। एग्जिस्टिंग वाले को किसमें शेयर देना? सस्ते में। किसमें शेयर देना? सस्ते में। जब हमने कहा एग्जिस्टिंग वाले को सस्ते में देंगे शेयर्स, तो उसमें क्या होगा? हमने कहा जब हम सस्ते में हम उसको शेयर देंगे एग्जिस्टिंग वाले को, तो हमने कहा कि सर उसके अंदर हमने कहा जिंदगी हो जाएगी गुलजार। और कैसे गुलजार होगी? कि हमने कहा अज्यूम करेंगे उसके अंदर एक बोनस का फैक्टर है, और वो कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज प्राइस आफ्टर। हमने कहा सर मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, सही है, गिवन होगी। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। और हमने कहा इसके बाद न्यू नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड, हमने कहा न्यू नंबर इनटू राइट इशू प्राइस, तो हमारे पास आ जाती है वेटेड एवरेज प्राइस। फिर हमने कहा सर वेटेड एवरेज प्राइस और उसकी मदद से हम राइट इशू बोनस फ्रैक्शन निकाल देते हैं।
फिर एक चीज जो सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल में 99% चांसेस है नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए, शेयर स्प्लिट। 10 शेयर रुपए वाले एक शेयर को अपने 5 वाले 2 में ट्रीटमेंट कैसी है, बिल्कुल बोनस जैसी। फिर हमने कहा सर एक होती है शेयर कंसोलिडेशन, 5 वाले 2 शेयर्स को मिलाकर 10 वाला एक कर दिया, ऐसा ही है सर। यस सर। सर फिर हम आगे बढ़े, हमने इसके डिफरेंट तरह के सवालात किए। फिर हम आए डाइल्यूटेड ईपीएस। बुरी पिक्चर दिखानी है, क्या करना है, बुरी पिक्चर दिखानी है, अच्छी पिक्चर नहीं दिखानी। अब हमने कहा कि डाइल्यूटेड ईपीएस में जब हम आए और हमें बुरी पिक्चर दिखानी है तो उसके लिए हमने कहा हमें देखने हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ये वो है जो अभी ऑर्डिनरी शेयर्स लेकिन फ्यूचर में हो सकते हैं। हमने कहा ये 3 तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा हमने कहा लोन स्टॉक। तीसरा हमने कहा ऑप्शंस। हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं अगर ये आज कन्वर्ट हो जाएं तो हमने कहा इनका क्या इंपैक्ट आएगा। हमने कहा एक इंपैक्ट अर्निंग्स का आएगा और एक वेटेड एवरेज शेयर्स का। अर्निंग्स का इंपैक्ट क्या होगा, जो डिविडेंड था उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो हमने बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में डिविडेंड माइनस किया होगा उसको आप माइनस नहीं करेंगे, सही है सर। और वेटेड एवरेज शेयर्स में जो ऑर्डिनरी शेयर्स मिलने वाले उनको हम ऐड कर देंगे फ्रॉम लेटर ऑफ 2 डेट्स। लेटर ऑफ क्या है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, और हमने कहा व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड। फिर आगे बढ़े, हमने कहा सर हमारे पास लोन होता है, डिबेंचर की सूरत में हो, लोन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल की सूरत में भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, लोन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल की सूरत में भी हो सकता है। तो हमने कहा सर अगर लोन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल की सूरत में है हमारे पास तो उसमें हम क्या करते हैं सर, हमने कहा जो लोन होता है तो हमने कहा उसके केस के अंदर हम लोन का जो इंटरेस्ट होता है, अर्निंग्स का जो इंपैक्ट आएगा उसको हम क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आने से पहले माइनस हुआ होता है। जब हम उसको ऐड करते हैं तो हम ऐड करते हुए एक बात का ख्याल रखते हैं, वो एक बात क्या होती है, टैक्स, नेट ऑफ टैक्स, उसको हम ऐड करते हैं। क्योंकि हमने कहा जब एक्सपेंस बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स भी कम देना पड़ता है, तो हम नेट ऑफ टैक्स उसका इंपैक्ट लेते हैं सर। और हम ऐड बैक क्या कर देते हैं, जो शेयर्स ऑर्डिनरी मिलने वाले हैं, और वो कब से ऐड करते हैं, वही डेट, लेटर ऑफ बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और व्हेन लोन वाज इशूड। फिर हम आगे आए और हमने कहा सर तीसरी चीज होती है ऑप्शंस। क्या मतलब, हमने अपने एम्प्लॉइज को यूजुअली कंपनी ऑप्शन देती है कि तुम चाहो तो हमसे सस्ते में शेयर्स खरीद लो। हमने कहा ये जो ऑप्शंस होते हैं सर इसका इंपैक्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हमने कहा कि जो हम फ्री वाले शेयर्स निकाल लेते हैं कि कितने हैं, क्योंकि हमने कहा देखो ऑप्शंस में फ्री में नहीं जाते, सस्ते में जाते हैं, तो हमने कहा हम उसके अंदर फ्री वाले शेयर्स निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा भी था ना कि फ्री और पैसे वाले शेयर्स का ब्रेकअप, लेकिन हमने कहा वो एक लंबी वर्किंग करनी पड़ती है, तो आसान वर्किंग क्या है, शॉर्ट एक फॉर्मूला था, वो क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड अंडर ऑप्शन मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो इसके हमारे पास फ्री नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, उनको हम वेटेड एवरेज में ऐड करते हैं। याद रखें ऑप्शंस, याद रखें ऑप्शंस जो होते हैं उनका अर्निंग्स इंपैक्ट कुछ भी नहीं होता। फिर हमने कहा कि सर अगर डाइल्यूटेड ईपीएस में पिक्चर बुरी आएगी तो ही दिखाएंगे बेसिक से। अगर बेसिक से डाइल्यूटेड अच्छी आ रही है, अच्छी की 2 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत हमने कहा कि बेसिक से डाइल्यूटेड ज्यादा आ जाए, दूसरी सूरत अगर लॉस आ रहा है, लॉस पर शेयर आ रहा है बेसिक के अंदर, तो हमने कहा डाइल्यूटेड में लॉस पर शेयर कम हो जाए। ये दोनों अच्छी पिक्चर है शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सर फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मतलब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे, लोन भी होगा, ऑप्शंस भी होंगे, तो हमें एक रैंकिंग बनानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा जिसका इंपैक्ट कम से कम आ रहा हो ईपीएस पे। इस पे हमने कहा ऑप्शंस का इंपैक्ट सबसे हमेशा कम आएगा। क्यों कम आएगा, क्योंकि उसकी अर्निंग्स नहीं है, ईपीएस गिरेगी गिरेगी, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर हमने कहा नहीं बढ़ रहा।
फिर हमने कहा बाकी दो में देखना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने साबित भी किया कि वो रैंकिंग वाली वर्किंग बनाना जरूरी है। अब हमने कहा कि सर एंटी डाइल्यूटिव अगर अर्निंग्स, क्योंकि स्टैंडर्ड का मकसद है जिंदगी क्या है बताओ? नहीं, उसका मकसद जिंदगी है कि बेटा डराना। तुम लोगों जो है, तुम लोगों को जिस कदर बुरी पिक्चर दिखाई जा सके वो कहता है दिखाओ, क्योंकि ये वैसे ही नहीं डरते, है ना सर? डरते हैं वैसे हम। कितने लोगों ने नमाज पढ़ी है अभी ज़ोहर की? बाकी जो नहीं पढ़ी वो जब रब से नहीं डर रहे तो स्टैंडर्ड वाले से क्या डरेंगे, है ना सर? तो आए आए सर आए। सर एक बच्चे का सवाल आया है, डाइल्यूटेड और बेसिक इक्वल आ सकती है? आ सकती है। क्यों, कब आएंगी? बहुत रेयर होगा। तो हमने कहा या आपके पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होंगे ही नहीं, तो आपने कहा बेसिक भी वही है। सही है सर? हाँ सर शो कर दे, लेकिन फिर वो बेसिक एंड डाइल्यूटेड एक ही आती है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने घर से दिया था, कितने लोगों ने किया? क्या आप क्लास में भी नहीं आ रही थी ना थोड़े दिनों से? क्वेश्चन नंबर 7 कितने लोगों ने कर लिया? हो गया सर एंड आउट हो गया। आए सर क्वेश्चन नंबर 7, ये सीए फाइनल का सवाल है। ये कह रहा है इग्नोरिंग टैक्स। आपको टैक्स को क्या कर देना है? इग्नोर, क्योंकि सर जिंदगी में लोगों ने आपको भी इग्नोर किया है। ताहिर के पास है क्वेश्चन नंबर 7 ऑन 1 जनवरी 2000 entity had in issue 20 million ordinary shares and the following convertible rupees 11 million of 6.5% convertible loan convertible at any time from 1 January 2000. Conversion terms are 1 ordinary share for each rupees to nominal value of loan stock. The 1 January carrying amount of the liability is rupees 10 million and effective rate of interest is 9%। जो ये 1 जनवरी लाइबिलिटी की आपको कैरिंग अमाउंट दे रहे ना 10 मिलियन, इस लाइन को आप सब काट देंगे। ये लाइन आप बड़े होंगे तो आपको हम एफआर में इंशाल्लाह समझाएंगे। ये जो कह रहा है तो 1 जनवरी लाइबिलिटी का जो अमाउंट आ रहा है कैरिंग अमाउंट इज 10, इसको आपने क्या कर देना है? इग्नोर करना है। ये जब आप इंशाल्लाह बड़े हो जाएंगे एफएफआर में, तब या IFRS 9 में इसको कहते हैं स्प्लिट अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? स्प्लिट अकाउंटिंग। फिर आगे बढ़ रहे हैं, हमने कहा इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है रुपीज 9 मिलियन 6.75% लोन कन्वर्टेबल लोन स्टॉक convertible at any time from 1 January 2000. The conversion terms are 1 ordinary share for each rupees to nominal value of loan stock. The 1 January carrying amount of the liability is 8 million. इसको भी काट दें। The 1 January carrying amount of the liability is 8 million. इसको भी आपने क्या कर देना है? काट देना है। सही है सर? फिर आ रहे हैं तीसरा, रुपीज 12.6 मिलियन ऑफ 9% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक कन्वर्टेबल एट एनी टाइम फ्रॉम 1 जनवरी 2000. The conversion terms are 1 ordinary share for each rupees 6 nominal value of loan stock. The 1 January carrying amount of the liability is rupees 12 million and the effective rate is 12%। बल्कि सर ये जितने भी अफेक्टिव रेट आ रहे हैं ना इनको भी काट दें। ये सबको हमने कहा ये हम बड़े हो जाएंगे। क्या होंगे? बड़े। तब आप इस अफेक्टिव रेट और इन सब कहानियों को देख रहे होंगे। अभी तो आप बड़े ही नहीं है ना सर। ये 12 मिलियन वाली लाइन आखिरी की जितनी भी लाइन है ना सारे में, दी 1 जनवरी वाला इसमें सबको इसमें काट दें। सर बचा है
रैंकिंग वाली। अब हमने कहा यहाँ पर एक और चीज, तीनों हमने कहा लोन स्टॉक ही है, सही है, तीनों क्या है? अच्छा अब एक और काम करते हैं, हम सवाल में और शरारत डालें, हमारा दिल चाह रहा है। इसने कहा है इग्नोरिंग टैक्स, हमने कहा हम नहीं करते। हम टैक्स रेट ले लेंगे 30%, लिख लें टैक्स रेट कितना है। जब हमने कहा 30%, और कराची में जिन जिन को सर्दी चाहिए वो भी तेरी बात से खुश हुए, आ जाए। हमने कहा 30% टैक्स रेट कितना कर लिया हमने। अब हमने कहा सर ये 3 केसेस है, ये 3 केसेस है, उसमें पहला केस बन गया, मैं पढ़ रहा हूं, द रुपीज 1 million or 11 million of 6.5% convertible loan stock convertible at any time from 1 January 2007, conversion terms are 1 ordinary share for each rupees 2 nominal value, ठीक है। रुपीज 9 million of 6.75% convertible loan stock convertible at any time from 1 January 2008, conversion terms are 1 ordinary share for each rupees 2। फिर हमने कहा तीसरा आ रहा है रुपीज 12.6 million 9% convertible loan stock convertible at any time from 1 January 2009, conversion terms are 1 ordinary share for each rupees 6 nominal value of share। अब सर इस सवाल को हम करने लगे, टैक्स रेट हमने लिख दिया कितना है 30। अब जरा मुझे बताएं सर इसके अंदर हमें क्या कंप्यूट करनी है, लेकिन क्या हम बेसिक कंप्यूट कर सकते हैं? हाँ सर, हमने कहा सर बेसिक ईपीएस कितनी आ रही है, 4 million divided by 5, 20 सर। बेसिक ईपीएस आ रही है 4 million divided by 20 million 1 by 5, 0.2, 0 upon 0.2 rupees per share, 0.2, ऐसा ही है सर। अब डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, इससे कम होनी चाहिए, सही है मेरा बच्चा। अब सबने बोर्ड पे देखना है, कॉपी कोई भी नहीं करेगा सर। जब भी एक से ज्यादा कन्वर्टेबल चीजें होंगी हम क्या करते हैं, रैंकिंग। हम आए, हमने कहा हम करने जा रहे हैं रैंकिंग। रैंकिंग के कॉलम्स देखो कौन कौन से हैं। बेटा पिछली दफा हमने बनाया था ना रैंकिंग का, इशू, अर्निंग इम्पैक्ट, अर्निंग इम्पैक्ट, वेटेड एवरेज, शेयर्स और ईपीएस और रैंक। कौन किस रैंक में ईपीएस की कैलकुलेशन में ऐड होगा, है ना सर। जिससे ईपीएस सबसे ज्यादा गिर रही होगी वो, और जिससे हमने कहा कि ईपीएस अगर बढ़ने लगी तो हमने कहा वो क्या हो जाता है, डाइल्यूटिव। आए सर, सबसे पहले हमने कहा कौन सा इशू हमें गिवन है सवाल में, देखें 6.5%, सही है सर। सबसे पहला वाला इशू कौन सा है, 6 इसका अर्निंग इम्पैक्ट कैसे निकालोगे, इधर देखो कर चुके हैं। 11 मिलियन के इस पे सूद कितना देना पड़ रहा है, 6.5%, मानते हो, मल्टीप्लाई बाय सर 70% क्यों कर रहे हैं, नेट ऑफ टैक्स। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, नेट ऑफ, अगर ये 100% एक्सपेंस है तो ये 30% हमें टैक्स की सेविंग्स भी देगा। तो हमने कहा नेट एक्सपेंस कितना आएगा, 5,05,000, 5,05,005। चले सर हम मिलियंस में करना, सब वेटेड एवरेज शेयर्स पे आ जाते हैं। सर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कन्वर्टेबल into 1 share for each 2। तो सर सुनिएगा, 11 million divided by 2 into 1, 5.5 million। अब 0.5005 डिवाइडेड बाई 5.5 करो, ईपीएस कितनी आ रही है, 0.091। अभी क्या हम रैंक दे सकते हैं, रैंक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जो सबसे कम होगा उसका। आगे आया, मैंने कहा सर अगला इशू कौन से वाला है, 6.75%। हमने कहा 9 मिलियन
9 मिलियन मल्टीप्लाई बाई 6 पॉइंट और टैक्स रेट कितना है 70%। मुझे बताओ कितना आया 0.425 टू कर दे। इसमें सर शेयर्स की क्या स्प्लिट है भैया 1 share for each nominal value of 9 million divided by 2 9 मिलियन का जो कैपिटल है 2 रुपए के हिसाब से इसमें हर 2 रुपए के बदले में कितने ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे 1। तो हमने कहा सर कितने आए अब 0.425 टू डिवाइडेड बाय 4.5 0.0994 कर दें। फिर आगे आए हमने कहा तीसरा कौन सा था 12.6 कितने परसेंट वाला 9% वाला ऐसा ही है। हमने कहा 12.6 into 9% into 70% 0.7938। फिर हमने कहा इसमें भी यही टर्म्स है नहीं बेटा 12 कटवाया था। The conversion terms are 1 ordinary share for each ₹6। अब देखो हमने कहा 12.6 डिवाइडेड बाय 1 2 पॉइंट इसकी कितनी आ रही है 37। अब मुझे बताओ ये तुम्हारे पास है रैंकिंग के हिसाब से 1 कौन सा लूंगा 6.5 और सर इसको देख के ही आपको नहीं लग रहा ये डाइल्यूटेड है एंटी डाइल्यूटिव है क्यों क्योंकि हमने कहा ये तो बेसिक से ही ज्यादा आ रहा है तो इसको तो हमें देख के अंदाजा हो गया कि ये एंटी डाइल्यूटिव है। पेपर में आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हम करेंगे। चले सर अब हम आएंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग पे ऐसा ही है। अब हम एक एक पॉइंट देखता जाएंगे। हमने कहा सर सबसे पहले आएंगे बेसिक के हिसाब से अर्निंग और कितनी थी मुझे बताओ अर्निंग्स कितनी है 4 मिलियन अर्निंग शेयर वेटेड एवरेज शेयर्स और ईपीएस हमने कहा ईपीएस और इम्पैक्ट। चलिए सर हमने कहा बेसिक की देखते हैं बेसिक की कितनी थी 4 मिलियन 20.2 इसमें तो कुछ। फिर हमने कहा हम आते हैं सबसे पहले किसको ऐड करने वाले 6.5% वाले को जब हम ऐड करेंगे तो अर्निंग्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा इससे हमारी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी यस सर हमने कहा ये कन्वर्ट होंगे तो इतने का हमारा नेट इंटरेस्ट बच जाएगा। और हमने कहा कि सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऐड हो जाएंगे तो हमने कहा ये हो गया 4.5005 25 पॉइंट यस सर इसका ईपीएस इम्पैक्ट 0.176 176 सर क्या ये डाइल्यूटिव है यस सर ईपीएस गिर रही है ईपीएस गिर रही है। फिर हमने कहा अगला 6.75% हमने कहा इससे क्या होगा 0.425 टू अर्निंग्स बढ़ जाएंगी और शेयर्स 4.5 तो ये कितने हो गए टोटल करें 4.9257 और ये 30 0.164 कर दिया। सर क्या ये भी डाइल्यूटिव है अब हमें इसको देख के अंदाजा हो गया कि सर ये वर्किंग को इससे आंसर क्या आने वाला है एंटी डाइल्यूटिव। चेक भी करते हैं हमने कहा 9% हम आए हमने कहा ऐड करते हैं
0.7938 2.1 5.72 और ये 0.78 सर ये इसने इससे ज्यादा शो कर दी तो ये क्या हो गया एंटी डाइल्यूटिव। हम यहाँ पर ईपीएस को क्या करेंगे हम डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी शो करेंगे 1.16 क्योंकि हमें पता है कि ये अब क्या हो रहा है एंटी डाइल्यूटिव हो रहा है। ये सबसे बुरी पिक्चर क्या है ये कॉपी कर लें कि एक शेयर के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एक शेयर पे कितना मिल रहा है अर्निंग पर शेयर जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। शेयर की वैल्यू के लिए अर्निंग्स पर शेयर एक फैक्टर होता है। क्या छुपाते हैं हाँ अर्निंग पर शेयर आपसे लोग पूछेंगे जब आप ऑडिट लाइफ में जाएंगे तो आपको नहीं बताना क्योंकि इसकी बेस पे कोई सट्टा खेल लेगा मतलब कोई शेयर्स खरीद लेगा और आप बेटा अगर फर्म को पता चल गया ना कि आपने शेयर उठाए हैं तो आप इस पे मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना नहीं आपको तो फर्म फारिग कर देगी। दोस्त को बोल दें दोस्त को अगर आपने कह दिया तू शेयर्स उठा ले लेकिन उसमें भी एक रिस्क होता है पूछो क्या लास्ट क्लास में नहीं था ना तू नहीं फिर तो नहीं समझाऊंगा पहले लास्ट क्लास देखेगा तो समझ में आएगी कहानी तूने पूरी मिस कर दी है तो कैसे समझ में आएगा भाई देख जो भी एक्सपेंस होता है ना देख मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर सपोज कर 100 रुपए था इंटरेस्ट एक्सपेंस 10 रुपए था तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है टैक्स रेट 30% है तो कितना बना 27 का टैक्स बना मानता है 27 का। सर अगर मैं इसको हटा दूं ये 0 कर दूं मैं अब इसके ऊपर 30% लगा सपोज को इंटरेस्ट टैक्स कितना बना 30 तो यही समझा रहा है कि जो 10 रुपए का तुम्हें एक्सपेंस नजर आ रहा है ना ये तुम्हें 3 रुपए का टैक्स बेनिफिट भी दे रहा है ये 3 रुपए का तो 30% टैक्स बेनिफिट दे रहा है तो हम जो भी एक्सपेंस लेंगे देखा जाए तो ये 10 का एक्सपेंस है लेकिन 3 रुपए टैक्स के बचा रहा है तो नेट कितने हुए 7 रुपए का एक्सपेंस है तो सही है। लास्ट क्लास तूने नहीं ली अफसोस। सर ईपीएस की इंफॉर्मेशन देखें लीक तो हो जाती है लेकिन अगर कभी ट्रेनी फंस जाए ना तो ट्रेनी को फर्म से निकाला जाता है बस क्राइम पेट्रोल चल रहा है ये कोई फंसा दे अपने दोस्त को बोलो खरीदे शेयर हमारे हाँ भाई फर्म जब अगर देखो ये जब भी केस होता है ना केपीएमजी का लास्ट केस हुआ है और क्लाइंट ने आज से कोई 4 साढ़े 4 साल कहा है कि केपीएमजी के बच्चे के थ्रू ईपीएस आउट हुई है और हमारे मुल्क में अभी जो है ना नया लॉ भी आया है 2 साल पहले इनसाइडर ट्रेडिंग कि अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं या ऑडिटर हैं और आप जो है कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं और तो आप तो उसके ऊपर तो भाई साबित हो जाए तो जेल वेल भी है। शर्म आती है आप लोगों को? सर खलील से वो सवाल कीजिएगा
जो के लॉजिकल भी हो और सर जो लर्निंग वाले हो, ऐसे बच्चों जैसे सवाल नहीं करना। सर वो माशाल्लाह बहुत बड़े आदमी हैं। क्या नाम था अब्बू का? तेरे अब्बू का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक में तो मैंने भी काम किया हुआ है। सर देखें इस अटेम्प्ट के लिए ईपीएस कितने मार्क्स का है? नहीं सर, सोची में मिलकर भी 8। मतलब इसके ऊपर इंडिविजुअल सवाल आएगा, कितने का आएगा? यस सर, सोची में मिलकर। देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी तो वो चीज है जिसमें आइए सेट आ सकता है, काजी आपको करा चुके हैं, जिसके अंदर ईपीएस भी जो डेफोडिल वाला सवाल है ना, आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं उसकी ईपीएस निकालना। प्रॉफिट तुमने निकाला हुआ है डेफोडिल में, देखो उसने एक राइट इशू भी किया हुआ है, लेकिन वो नाम का राइट इशू है, वो असल में नॉर्मल इशू है। क्या मतलब सर? सर मुझे बताएं, मैं आपको बोलूं मैं आपको राइट शेयर्स दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? मैं आपको राइट शेयर्स दे रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं मार्केट वैल्यू 18 रुपए की है और आपको राइट शेयर भी मैं दे रहा हूं 18 रुपए। तो कहने को तो ये, लेकिन क्या ये राइट इशू है? राइट इशू का असल बुनियाद क्या है? लेकिन ये आप इसीलिए देखें, एक बच्चा मेरे पास आया भी था, मुझे नहीं पता कौन था वो, जिसने मुझसे सवाल पूछा था कि सर जो आपने पढ़ाया है उसमें लिखा हुआ है कि राइट इशू इज ऑलवेज बिलो मार्केट वैल्यू, लेकिन आपने भी और सर काजी ने भी ये कहा है कि यूजुअली बिलो मार्केट वैल्यू। वो कौन था बच्चा है अभी जिसने सवाल पूछा था? वो आया हमारी क्लास में जिसने सवाल, एक बच्चा आप में से ही आया था, उसने कहा सर देखें आपने कहा था कि राइट इशू इज यूजुअली बिलो मार्केट, काजी ने भी यही कहा कि राइट इशू इज यूजुअली, लेकिन बुक में लिखा हुआ है ऑलवेज। तो ऐसा क्यों है? तो मैंने बच्चे को कहा था बेटा क्योंकि हम आईकेप को जानते हैं, आईकेप एक शरारती, प्रैक्टिकली राइट इशू मार्केट वैल्यू से कम ही होता है, लेकिन अगर आप डेफोडिल वाला सवाल देखें तो उसमें शायद 2 राइट इशू हैं और एक मार्केट वैल्यू पे, एक मार्केट वैल्यू पे। तो देखा जाए तो वो राइट इशू है ही शरारती, है ना? कब आ रहे हैं वो? ठीक है। तो सर क्या हम क्लियर है? हैंड आउट कहाँ पीछे बेटा, हैंड आउट पीछे दे देना। कहाँ तक पहुंचा हैंड आउट? अच्छा आ रहे होंगे, देखिए इस तरफ से आ रहे होंगे हैंड आउट्स। हैंड आउट कहाँ है भाई, कहाँ तक पहुंचा हैंड आउट अभी? जो अभी वाले मैंने हैंड आउट दिए। हाँ बेटा ये क्या है यार, ये 1 जो ये क्या है यार, तू सो रहा है? एक 1 पेज हैंड आउट किस किस को नहीं मिला भाई? ये बेटा पीछे दे दे। सर ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो लिख दें एक दफा सीसी। सीसी का होता है फुल फॉर्म क्रिस्टल क्लियर। भाई तुझे इजाजत है, तो नहीं गालियां नहीं, पीट दे भाई इनको, सही है? तो कभी कभी ना हमें थोड़ा सा इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि सर इस्लाम भी आपको कहता है कि किसी को ऐसे नाम से नहीं बुलाओ जो उसको बुरा लगे। एक हदीस का सही है सर। एक चीज, पहली चीज, और जो कभी भी कुछ नहीं बता भाई, मैं आपको बताऊं मेरे पास आज से कोई 2, 2.5, 3 साल पहले एक बच्चा था FAR 2 के ग्रुप में,
अच्छा, FL2 का ग्रुप था और उस बच्चे की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। मतलब मैं आपको बता दूं, शायद इतनी तो बहुत सारे अंग्रेजी के टीचरों की भी ना हो। मतलब वैसे अजीब अजीब फैशिलियस और पता नहीं कौन कौन से वो वर्ड यूज करता था कि मैं भी कभी कभी सोचता था कि यार मैं गूगल भी किया है, मैंने कहा क्या कह रहा है ये। सही है, बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश। अब मसला ये था कि उस थोड़ा सा बच्चे का भी मसला था, भाई ग्रुप में कोई नॉर्मल बातचीत चले ना, भाई हैंड आउट दे दो, ये कर दो, तो लोगों को पर्सनल जाके सुना दे और वही भारी अंग्रेजी में सुना है, आम बच्चा समझे गालियां दे रहा है। सही है। तो एक दफा 4-5 बच्चे मेरे पास जमाव कराए, बोला सर इसको या तो ग्रुप से निकालें, व्हाट्सएप ग्रुप से निकालें, नहीं तो ये आज पिटेगा, नहीं तो अच्छा वो था भी इतना, लेकिन और वो मुस्टंडे आ गए। मैंने बच्चे को मैंने कहा ये बच्चा आज, फिर मैंने उसको रेगुलर के ग्रुप से हटा के रिफ्रेशर के ग्रुप में हमने समझाया कि बेटा ये हरकतें ना कर, ये तुझे सब मारेंगे। कुछ टाइम सही रहा, फिर उसने वहां पे रिफ्रेशर में बच्चों को पिन करना शुरू किया। उस टाइम तक क्लासें खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे बच्चे बोलते सर इसको समझाएं, और सर ये पर्सनल आके मतलब आपने थोड़ा सा भी कुछ ऐसी बात, अब भाई ग्रुप में होता है कभी कभी, ये जो उसामा जैसे बच्चे इन्होंने कोई मीम वीम शेयर कर दी, कुछ कह दिया, और तो भाई वो कभी होता है कोई लाइटर नोट में कोई बात कह दी, वो नहीं तो ग्रुप में जाके कह रहा तुम पढ़ाई से अलावा बातें क्यों कर रहे हो, यू पता नहीं क्या क्या। चले सर, उसको एक दफा मैंने बैठ के समझाया, मैंने कहा देख भाई सबसे पहले तो तू, बच्चों कहते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, तू थोड़ी कम कर, तो अपना इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा गिरा, उसको नहीं समझ में आ रहा जो तू लिख रहा है। सही है, चले सर आ जाए सर, हैंड आउट उम्मीद करता हूं आप सबको मिल गया है। किसको नहीं मिला हैंड आउट अभी भी? चले सर कोई नहीं, अभी हम शेयर, आप लोग शेयरिंग से काम चलाएं, ग्रुप में तो आ ही चुका है सर। 5 पॉइंट जी ग्रुप में शेयर है। 2 पे आ रहा हूं, लिमिटेशंस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर, लिमिटेशंस ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। उनको बुला लो, फौरन बुला लो, बस मैं रेडी हूं। Limitations of earnings per EPS is probably the single most indicator of entities. It is very useful measure when it is used as the starting point for a detailed analysis of an entities. However, EPS can have serious limitations. Not all entities use the same accounting policies. It may not always be possible to make meaningful comparison between the EPS of different। क्या मतलब? इसने कहा देखो यार, EPS की बेस पे तुम दो एंट्रीज को परफॉर्म मेजर करना चाहते हो तो मसाइल है। एक कंपनी इन्वेंट्री को मेजर करती है फीफो पे, एक कंपनी मेजर करती है वेटेड। अब सपोज करो आजकल का दौर है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा फीफो वाला, उसका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ईपीएस इज नॉट आइडियल। हमने कहा हमारे पास एक कन्वर्जन का रेशो होता है, तो ये तो पहली चीज है। देखो मैं क्यों बता रहा हूं, डेफोडिल वाला जो सवाल था ना, क्योंकि FL2 में वो आया हुआ था, उसका पहली रिक्वायरमेंट थी ईपीएस निकाल दो, ये कर दो। उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट थी FL2 लेवल पे कि 3 नंबर का सवाल था ईपीएस की लिमिटेशंस डिस्कस करो। दूसरी चीज आ रहे हैं, EPS does not take account of so that growth in EPS over time might be। क्या मतलब? बोल रहा है कंपनी ने कुछ भी बड़ा काम नहीं किया। आप जैसे आजकल पेट्रोल कंपनीज हैं, ऑटोमेटिकली पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो गई, आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ गई, या आपकी कॉस्ट महंगाई की वजह से क्या हो गई। अब आपको लग रहा है देख के कि यार ईपीएस से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी है, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। पीछे से महंगाई इतनी हो गई कि कंपनी ने जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल डालना था, पहले वो 300 का आता था, अब कितने का आ रहा है। तो बोला ईपीएस अलग करके नहीं बताता कि परफॉर्मेंस अच्छी या बुरी हुई है,
उसमें कितना इंपैक्ट इन्फ्लेशन का है और कितना इंपैक्ट कंपनी की परफॉर्मेंस का है। ठीक है सर, तो हमने कहा ईपीएस अलग करके ये बात हमें नहीं बता रहा होता। क्या हम क्लियर हैं सर? बस सर को जैसे आएंगे मैं रेडी हूं। सही, आए सर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अगली चीज, ईपीएस मेजर्स एन एंटिटीज बट दिस इज ओनली पार्ट ऑफ एन एंटिटीज ओवरऑल। An entity cash flow can be just as important as its profit and more essential to its immediate changes in the value of assets holding can also be an important part of performance of some। क्या मतलब, तुम में से कितनों के अब्बू बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे, प्योर बिजनेस है, किसी भी किस्म का दुकान हो, प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो। सही है, बिजनेस वाले जो बिजनेस कर रहे हैं। सर अब कभी अब्बू से पूछिएगा कि अब्बू, कभी आप अब्बू से पूछिएगा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है या कैश, अब्बू कहेंगे कैश। सर मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, यकीन माने प्रॉफिट एक चीज है, कस्टमर अगर आपको पैसे पे ही तो आप क्या करेंगे भाई। मैं आपको एक कंपनी की एग्जांपल देता हूं जो के इलेक्ट्रिक को बिजली बना कर देती है। अब के इलेक्ट्रिक तो के इलेक्ट्रिक है, उनको भी पता है कि यार ये बिजली सिर्फ हमें जो है ये बिजली बेच सकते हैं, लॉ के हिसाब से एक आम आदमी किसी और को बिजली बेच, ये नहीं कि आपने सोलर लगा दिया, आपने पड़ोसी चल भाई मैं तुझे बेचता हूं। सही सर, तो सर ऐसा नहीं हो सकता। तो चलें सर हम डिस्कशन, एक मिनट आप बैठे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खलील विद अस फाइनली। और सर का इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा, बहुत ही ब्रीफ में तो सर का आ भी नहीं सकता। माशाल्लाह सर 5 गोल्ड मेडल थे या 6 गोल्ड मेडल थे सर के माशाल्लाह 5 या 6 गोल्ड मेडल थे। और जो है इसके अलावा सर जो है माशाल्लाह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा रहे, के इलेक्ट्रिक में लीड किया सर ने। इसके अलावा सर पीआईए के सीएफओ रहे। तकरीबन इस वक्त मुझ समेत जितने भी ऑलमोस्ट टीचर्स हैं, जितने भी टीचर्स इस वक्त हैं पूरे शहर में, उन्होंने बीएफडी सर से पढ़ा हुआ है। और सिर्फ सर ने बीएफडी नहीं पढ़ाया हमें, सर ने इसके अलावा हमें बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जो आज तक हमें प्रोफेशनल लाइफ में काम आ रही हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हमारे इंस्टीट्यूट के सर माशाल्लाह। तो सर की तो अचीवमेंट्स इतनी है कि शायद अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो हमारा टाइम वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम हम उसमें नहीं लगाते। सर को जो है यहाँ पर लाने का पर्पस यही है कि सर से इनिशियल स्टेजेस पे आप लोग, अभी मेजॉरिटी ने एफसी दिया या 1 2 3 दिया है, तो सर की आपको गाइडेंस मिले किस तरीके से वो इंसान जिसने मेरे ख्याल में माशाल्लाह अब तक हमारी फील्ड में सबसे ज्यादा अचीव किया है। सही है, अगर सबको निकालना है तो एक प्रोमिनेंट जो हम कहें ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सर है, तो अब उनसे आप डायरेक्ट सुने कि किस तरीके से सीए को गुजारना है, जिंदगी को गुजारना है और इस फील्ड में कैसे कामयाब होना है और बाकी सब मोटिवेशनल बातें। सो ओवर टू यू सर। ये आपको दे लगा अच्छा, मुझे कॉलर चाहिए। ये सर को देखो मुझे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you so much Ahsan for a very kind introduction. I am humbled. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. दोस्तों I am really delighted to be with you. तो जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे I enjoy interacting with students because I feel younger, right? So आ जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताऊं कि आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो यूं कि द काइंड ऑफ द फील्ड दैट यू हैव चूजन, राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग फील्ड्स इन आवर कंट्री।
न सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग है, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन भी है पाकिस्तान की। आई से इट वेरी ऑफन एंड वेरी प्राउडली कि सीए पाकिस्तान इज योर पासपोर्ट टू ग्लोबल मोबिलिटी, राइट। तो ये जो सीए आप परसू कर रहे हैं, अनकरीब इंशाल्लाह आप इंस्टीट्यूट के मेंबर बनेंगे इंशाल्लाह, एंड यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी एक्सक्लूसिव क्लब एंड अ वेरी कनेक्टेड क्लब ऑफ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कहते हैं उन्हें। आईकैप के 30 तकरीबन 10,000 एक्टिव मेंबर हैं। वैसे मेंबरशिप नंबर 11,000 समथिंग में चल रही है, एक्टिव मेंबर 10,000 हैं, जिसमें से तकरीबन 30 से 35% हमारे मेंबर्स बाहर हैं, दे आर वर्किंग अब्रॉड। अराउंड 35 आधा 40% अब हो गया होगा, इट वेरीज बिटवीन 30 to 40। वी हैव अ चैप्टर इन यूएसए। चैप्टर हम उस कंट्री में खोलते हैं जहां हमारे पास 100 के आसपास मेंबर्स हो या उससे ज्यादा। वी हैव अ चैप्टर इन कनाडा, we have a chapter in Australia and New Zealand, we have a chapter in KSA, Saudi Arabia, we have a chapter in UAE, we have a chapter in Qatar, we have a chapter in UK, right, we have a chapter in Far East जिसमें मलेशिया, सिंगापुर, ये सब जगह हैं। हमारी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं, यानी 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाए एज अ मेंबर, आपको इंग्लिश इंस्टीट्यूट की क्वालिफिकेशन मिल जाती है विदाउट पासिंग एनी एग्जाम, ICIW की। सीमा के साथ जब हमने अरेंजमेंट किया, ये मैंने खुद किया सीमा ग्लोबल के साथ, तो आप अगर आईकैप के मेंबर हैं तो आपको एक सीमा का पेपर देना है फाइनल, ठीक है, केस स्टडी, एंड यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ सीमा, राइट। और सीमा का अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA के साथ, AICPA के साथ कोलैबोरेशन है, ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, CGMA है ना, चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आपको वो मिल जाएगी, है ना। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों कंट्रीज का कंबाइंड इंस्टीट्यूट हो गया है मर्जर के बाद, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं, इमिग्रेशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, वो सर्टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, फेवरेट इमिग्रेशन डेस्टिनेशन है आजकल, हमारा चैप्टर है वहाँ। तो आपको 2 दिन का सिर्फ वर्कशॉप अटेंड करना है और आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की मेंबरशिप मिल जाएगी। आप कनाडा जाते हैं, एक पेपर सिर्फ आपने देना है, और कैनेडियन CPA है ना, वहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को CPA, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को CPAs कहते हैं अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका में, USA एंड कनाडा में। तो आप कैनेडियन CPA बन जाएंगे एक पेपर देके, राइट। यूं एक तवील लिस्ट है कोलैबोरेशंस की और रेसिप्रोकल मेंबरशिप्स की, राइट। तो गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज कि आपने एक ऐसी क्वालिफिकेशन का इंतखाब किया है जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। फिर दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जहां मेरिट बड़ी रेयर नजर आती है, ये क्वालिफिकेशन प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट है ना। वी आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम्स अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं प्रेसिडेंट था, मुझे एक मेजर जनरल साहब का फोन आया, उनके बेटे की एक जो लेट फी होती है ना आपकी, वो डेट गुजर गई थी, तो कोई आईकैप आए, उनको किसी ने मेरा बताया, तो मुझे उन्होंने कॉल की कि ये लेट फीस एग्जाम्प्ट कर दें। मैंने कहा अभी 2 दिन है, भरवा लें, ठीक है, एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती। हमने ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि प्रेसिडेंट के पास भी किसी चीज़ का, जो एक गरीब के बच्चे के साथ ट्रीटमेंट है वो आपके साथ है। अगर आपके पास पैसों का इशू है, मैं अपनी जेब से दे देता हूँ आपके लिए, तो शर्मिंदा हो गए, ठीक है। मैंने कहा भरनी आपको पड़ेगी। तो एक लेट फीस की भी एग्जम्पशन एक आदमी को नहीं देते हम। इतना स्ट्रॉन्ग मेरिट ओरिएंटेड सिस्टम पाकिस्तान में शायद ही कहीं हो, है ना। जैसे ही आपके पेपर, हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट है, इंग्लिश इंस्टीट्यूट के साथ हमने एक रिव्यू करवाया, उन्होंने कहा आप हमसे भी बेहतर आपका सिस्टम है, इतने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स हैं, ठीक है। किसी को भी नहीं पता होता
आखिर जब वो आपकी कॉपीज होती हैं वो कोड हो जाती हैं, बस वो एक कोड हो जाता है, रिजल्ट के दिन वो अनकोड होता है बस। तो किसी की ना 0.001% भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है। एक बार ये एक लेगेसी है जो हम कैरी कर रहे हैं, शुड बी प्राउड ऑफ दैट, यू आर परसुइंग दैट क्वालिफिकेशन। मिलिट्री डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एक खातून थी, कोई रिश्तेदार होंगी उनकी, उनका बेटा सीए नहीं कर पा रहा था, फेल हो रहा था बार बार, तो उन्होंने वहाँ से एक किस्सा सुनाता हूँ, सिर्फ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। उन्होंने बड़ा प्रेशर करवाया, तो हमारे बड़ों ने उस वक्त उनसे कहा हम इंस्टीट्यूट डिसॉल्व कर देंगे, हो नहीं सकता कि किसी का एक पेपर ऐसे पास हो जाए, तो भी बैक्ड ऑफ। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह किसी की हिम्मत नहीं होती है ना, तो कोई भी आदमी हो, ठीक है, इवन अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मेरे और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के दरमियान चाइनीज वॉल है, ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ठीक है, तो यू आर परसुइंग दैट क्वालिफिकेशन विच इज एक्सट्रीमली मेरिट ओरिएंटेड। अगर आप क्वालिफाई होते हैं अपनी मेरिट पे, नहीं होते तो आपकी कोई कमी है, किसी का मामा चाचा नहीं है। दिस इज अनदर सेटिस्फैक्शन लेवल फॉर यू गाइस। फिर ये क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कि आपके लिए वैरायटी ऑफ कैरियर डोर्स ओपन करती है ना। There are people like me, we call professional accountants in business. You work in organizations. Chartered accountants are globally classified into two categories. Chartered accountants in business, those who work in organizations, chartered accountants in practice. People like Hassan Saab, right, who is running his own firm. They are chartered accountants. So you can be self-employed entrepreneur. You can work in organizations. And in organizations, you can take on multiple roles. From accounting to treasury to internal audit to compliance to even business. I was head of supply chain in K Electric. The current CEO of K Electric is chartered accountant, right? The SSGC MD बड़े अरसे तक ही हुआ था chartered accountant. PPL का MD chartered accountant रहा। हाँ, तो आपको जितने ही इदारे हैं CFOs, तो आपको 80% मिलेंगे ही chartered accountants। बहुत सारे इदारों के CEOs, business heads आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेंगे। ये क्वालिफिकेशन आपको उसके लिए प्रिपेयर करती है, राइट। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने इस इत्मीनान के साथ, there is a fantastic field that you are pursuing. It's one of the most rewarding merit-oriented career that you are pursuing. You need to now work hard. इस कैरियर को अच्छा बनाने के लिए, यानी अपने आप को आपने टाइम पे टारगेट के हिसाब से क्वालिफाई होना है। That's the only thing that you need to do, and then this qualification is going to be your lifelong asset, right? बेटा ये तस्वीरें बंद कर दें, ये सोशल मीडिया भी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आजकल। हाँ, क्लास में तो इसे बंद कर दिया करें, 2-3 घंटों में कोई नहीं दिल टूटते, राइट। हाँ, तो ये सोशल आपको बड़ा डिसिप्लिन। अब आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है, और उसमें फंडामेंटल 3-4 बातें। यू हैव टू बी वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड। हमारे ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस कम थी, आपके ज़माने में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, एंड सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शन दैट यू हैव। एग्जाम से तो 1-1.5 महीने अपनी फेसबुक के वॉल पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे लिख दें, बहुत पढ़ना है मुझे, बड़ा आदमी बनना है मुझे, और बंद कर दें उसे, ठीक है ना। कोई 1-1.5 महीने में अगर सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएं तो दुनिया से दूर नहीं हो जाएंगे, फिर रिकनेक्ट हो जाएंगे। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे दोस्त, ये सारी चीजें चलेंगी। हमने भी ऐसे ही इसी जो है ना, उसमें मेहनत है, फिर अल्लाह ताला खुद मदद फरमाते हैं आपकी, राइट। एग्जाम के ये जो आपका पीरियड है ना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, जब तक कि आप फर्म में एंटर हो जाएं। फर्म में एंटर हो जाते हैं, ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, या आप आर्टिकलशिप में आ जाएं, फिर उसमें आप और सीखते हैं, लर्न करते हैं, मजीद डिसिप्लिन होते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर एट दिस पॉइंट, इज वेरी क्रिटिकल until you get inducted into a training organization. तो उसमें डिसिप्लिन is fundamentally important. क्लासेस का टाइम पे लेना है ना। मैं ये अक्सर बात सीए फाइनल के बच्चों को कहता हूँ, जिनको मैं 20 साल से 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। The quality of your class work is a reflection of the quality of your exam work. जितने ढंग से आप क्लास लेंगे, अच्छे तरीके से लेंगे, वैसे ही अचानक से एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल चेंज नहीं हो जाएगी।
अचानक से यहाँ आप केकड़े बनाते हैं, अचानक से वहाँ फूल बनाना शुरू नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेटर बड़े तकल्लुफ से इस्तेमाल करते हैं, अचानक से आपके कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आप बहुत स्लो लिखते हैं, अचानक से वहाँ स्पीड नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो आपको क्लासेस टाइम पे लेना, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ना। एटलीस्ट आपको दिन में अपना टारगेट रखें 7 से 8 घंटे पढ़ना है। मैं अपनी इस फील्ड के लिए कहता हूं कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज बाउंड टू बी क्राउन्ड विद सक्सेस इन आवर फील्ड। हर ही फील्ड में है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हार्ड वर्क की एक्सट्रीम, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है, इसमें कोई बायो इंजीनियरिंग नहीं है दैट अ पर्सन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड। Commerce, CA is common sense. All you need is relentless, consistent hard work. डिसिप्लिन के साथ क्लास लेना, डिसिप्लिन के साथ आपने 7 से 8 घंटे की एवरेज आपकी इसमें आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे अपने आप को मैनेज करें, और उसमें ये मोबाइल, कंप्यूटर्स, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस को, अपनी स्लीप मैनेजमेंट प्रॉपर करें, है ना। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि रात को आराम किया करें ताकि आपका दिन प्रोडक्टिव गुजरे, राइट। एक आपकी रात की नींद सही नहीं है ना, अगला दिन 1 डेढ़ दिन 2 दिन ज़ाया हो जाते हैं आपको। आपका सेल्फ डिसिप्लिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, योर ईटिंग, योर स्लीपिंग हैबिट्स, योर स्टडी हैबिट्स। बाकी आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो यू हैव फैंटास्टिक टीचर्स हियर, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट यू हैव। They are guiding you about the subject, they are putting in their energy, they are telling you what to study, where to study, what to practice, what are the do's, what are the don'ts. आपने अपने अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन लाना है, फोकस लाना है, मेहनत करनी है। So with this I think मैं अपनी डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ। आप then I am open to questions, और आप दिल खोल के क्वेश्चन पूछें, फील्ड के बारे में पूछें, पढ़ाई के बारे में, whatever comes to your mind I am here to answer. सर ने बहुत अच्छे से जो है जैसे कि बताया कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या बेसिकली ट्रेड होना चाहिए, और हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसकी माशाल्लाह किस तरीके से। सर की बात को ही मैं एक सब्सटेंशिएट करूंगा कि यार सपोर्ट यूं करते हुए आऊंगा कि अभी मेरे एक दोस्त ने यूएस में मुझे कहा कि मुझे कुछ सीरीज चाहिए। मैंने उसको सीरीज दी, उसने कहा यार सीए वाले लोगों की चाहिए, एसीसी वालों की। उसमें कहा जिसने कहा क्यों, उसने कहा कि यार यहाँ पर यूएस में रिक्रूटर वो लोग वहाँ पर बैठे हुए कहता है हमें पाकिस्तानी सीए की सीरीज ला कर दो, क्योंकि हमें फीडबैक आ रहा है इस पाकिस्तान के लोग जो है टेक्निकली आर मोस्ट साउंड, तो बोलते हैं कि यार हमें वहाँ की सीरीज चाहिए। ये सर एक छोटा सवाल मेरा है आपसे, 2 छोटे से सवाल है। पहला कि जो आपने कहा डिसिप्लिन इज वेरी नेसेसरी, तो सर डिसिप्लिन अगर अभी से बच्चा डिसिप्लिन हो जाए तो उसको आगे प्रोफेशनल लाइफ में क्या बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा सवाल जो यहाँ पर हमारे पास सभी माशाल्लाह टैलेंटेड है, कुछ उनमें अंदर सलाहियतें होती है कि वो गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट ऑफ सक्सेस था वो जरा बता जी। थैंक यू हसन। सिर्फ एक चीज़ मैं और कनेक्ट करूं, ऐसे बड़ी एग्जांपल जैसे आपको हसन ने बताई ना, आयरलैंड में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट गए, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट पीडब्ल्यूसी में और केपीएमजी में गए, 20 उन्होंने और इंडक्ट करवाए। उन्होंने कहा व्हाट्स द क्वालिटी, व्हाट अ क्वालिटी, राइट। यूनिलीवर का सीएफओ, जब मैं इंस्टीट्यूट में था वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे पास आया, यूनिलीवर पाकिस्तान का सीएफओ था अली तारिक, अभी लंदन चला गया। उसने कहा जी मुझे ग्लोबल सीएफओ की कॉल आई है, और फिर उसने हमसे बात की कि ये चेक करें ये पाकिस्तानी चार्टर्ड इंस्टीट्यूट क्या टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है। हम यूनिलीवर ग्लोबल का एक कंपटीशन करते हैं, 100 कंट्रीज प्लस में ऑपरेट करते हैं, फाइनेंस कंपटीशन यूनिलीवर का ग्लोबल उन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा पूरी ग्लोबल टीम्स में से जो 5 टॉप टीम्स थी उनमें से 2 पाकिस्तान की टीम्स थी और उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो मैं जानना चाहता हूँ इस इंस्टीट्यूट के बारे में, और ये तो और हम इनके साथ मिलके कुछ इस तरह का कंपटीशन क्रिएट करना चाहते हैं। देन आई स्टार्टेड व्हाट यू मे बी हियरिंग अबाउट नेशनल फाइनेंस ओलंपियाड, जो प्रोफेशनल बन गया। तो हमने यूनिलीवर उसको पूरा स्पॉन्सर करता है और हम एज एन इंस्टीट्यूट करते हैं वो ऑपरेट। और इस वक्त यूनिलीवर लंदन में ही है, वो कहता है यार पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक है यार, फर्स्ट 2 इंटरव्यू छोड़ें बाद आप फाइनल इंटरव्यू करें। तो ये है क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए मेहनत तो फिर करनी है, क्योंकि वो एक है। अब हम वापस आते हैं इस पे कि डिसिप्लिन। देखें डिसिप्लिन जो है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे एक मेंटोर ने एक बात की थी जो हमें उस वक्त एक
होती है ना कुछ चीज़ें, दे बिकम पार्ट ऑफ योर DNA देन। उन्होंने कहा यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर टाइम, है ना। और उन्होंने मुझे कहा इट किल्स मी टू सी हाउ पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम। हमारे एक टीचर होते थे और मेंटोर, पढ़ा तो हमने उनसे बहुत थोड़ा सा, लेकिन वो एक मेंटोर बन गए। और वो बात मुझे एक दिल में बैठ गई। उन्होंने कहा इफ़ यू आर नॉट accountable for your own time, you are gonna waste a lot of your time and you waste your career. And it kills me also when I see, यहाँ पे मैं गुजरता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं सोफे पे गप्पे लगा रहे हैं, 2-2 घंटे निकल गए। मैं एंटर हुआ तब भी वो 2-3 लड़के लड़कियाँ बैठे थे, जब मैं वापस उतरा तब भी वही बैठे हुए। अब इस कॉरिडोर में क्या पढ़ रहे होंगे वो, है ना। वो अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिस्कशन क्या हो रही है सबको पता है, ठीक है जी। तो अब इट रियली किल्स मी दैट दे आर वेस्टिंग द की पार्ट ऑफ देयर करियर। दे डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम जो अल्लाह ने उन्हें नेमत दी है ना। हम और आप ब्लेस्ड हैं बहुत कि आप इस प्रोफेशन में आए हैं। अल्लाह ने इतना ब्लेस किया, इतनी एजुकेशन दी, इतने वसाइल दिए। उस बहुत गरीब का भी बच्चा है ना जो बेचारा, हम अल्लाह से मांग के नहीं आए थे। ये बड़ी नाशुक्री है इस नेमत की, जो बेचारा सिग्नल पे खड़ा हुआ है या सब्जी बेच रहा है। अगर हम भी ऐसे घर में पैदा होते तो शायद हमें ये फैसिलिटी भी ना मैसर होती, हम शायद यहाँ पहुँचते ही नहीं। यहाँ पहुँचे हैं तो आगे बढ़े ना, ये अल्लाह ने बहुत बड़ी फैसिलिटी नेमत दी है। तो इट गिव्स मी, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर टाइम, एंड इफ दिस हैबिट बिकम्स, this discipline and this becomes part of your life, I can tell you that you can grow a lot. It's not just about qualification. Qualify तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह मेहनत के साथ, आगे भी कैरियर में ये आपको बहुत फैसिलिटेट करेगी। फिर एक CFO होता है जो 2 लाख कमाता है और एक CFO होता है जो 30 लाख कमाता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों होते हैं। लेकिन फिर भी अगेन जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होती है उनमें और फैक्टर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर, how you manage your time, how you prioritize your things, right? How you manage your relationships with the stakeholders, how you communicate, right? तो चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, how you manage your time, how you manage yourself. मैं इसी अली तारिक का जिक्र कर रहा था, मैं पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक कम प्राइवेट में भी रहा, शेल में भी रहा, तो मल्टीनेशनल और पब्लिक सेक्टर दोनों की सक्सेस का बता रहा हूँ। उसमें मेरी एक बार ये डिस्कशन हो रही थी इन CFO से, मैंने कहा हाउ मच ऑफ योर टाइम आगे जाके ग्रो होके इज योर कोर वर्क, योर अकाउंटिंग फाइनेंशियल वर्क, एंड हाउ मच इज दी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट डिसिप्लिन एंड ऑल दैट हेल्प्स यू इन योर जॉब। तो उसने कहा खलील, मैं समझता हूँ 60% ऑफ माई जॉब नाउ एट दिस सीनियर लेवल इज अबाउट मैनेजिंग थिंग्स, is about managing myself, is about managing my stakeholders, is about managing my team, and fundamental is managing myself, right? और अगर आप मुझसे पूछें एज अ CFO PIA तो मैं शायद 30% टेक्निकल काम करता था, 70% मेरा काम ही मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री को मैनेज करना, बोर्ड को मैनेज करना, अपने पीयर्स को मैनेज करना, 400 के स्टाफ को मैनेज करना। और जितना मैं खुद डिसिप्लिन्ड होऊंगा, जितनी मेरी अपने ऊपर अच्छी डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन होगी, उतना ही मैं काम को मैनेज करूँगा ना। तो दिस स्किल इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्किल हसन साहब, और इट रियली हेल्प्स यू इन प्रोफेशनल करियर। सर गोल्ड मेडल के ऊपर कुछ खास किया था आपने क्या? अच्छा देखें, अब मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर लोग पूछते हैं, वैसे तो मैं भूल गया क्यों आए थे मेडल्स लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखें, इसमें बैलेंस बड़ा जरूरी है। There is no one fit for all solution. There is no one key for all doors. अब कुछ लोग होते हैं, as an example, they are good at numbers, जिनकी मैथ्स अच्छी है, अकाउंटिंग में मजा आता है. Some people are good at theory, right? Some people love the complex part of the subject, or majority of us enjoy the easier part, right? तो अब ये हर एक की ना स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ relative strengths. अच्छा, उस स्ट्रेंथ में अगर तो आपकी स्ट्रेंथ, जैसे नंबर्स मेरी स्ट्रेंथ रहे, इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, BFD, टैक्स, इनमें मेरे मेडल्स आए। ऑडिट में पता नहीं कैसे आ गया, मुझे आज भी यकीन नहीं आता, लेकिन आ गया बहरहाल। तो नंबर्स के सब्जेक्ट में
लेकिन उन गोल्ड मेडल से पहले जरूरी क्या है, जब आप पेपर दे रहे हैं ना, तो अब आप लेट्स से यू आर गुड एट नंबर्स एंड यू स्ट्रगल विथ थ्योरी, तो पहले आपको थ्योरी को इतना टाइम देना है कि उसको एक सर्टेन लेवल पे ले आए, पासिंग लेवल पे। जब आपको कंफर्ट आ जाए, फिर आप उस नंबर्स पे वर्क करें और उसको एक्सेप्शनल लेवल पे ले जाएं फॉर दैट लेवल। नाउ अगर आपको नंबर्स अच्छे हैं और आप कहेंगे यार मैं नंबर्स पे ही काम करूं, अकाउंटिंग, आई लव अकाउंटिंग, राइट, एंड यू कंटिन्यू विद अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग एंड देन यू लूज ऑन द अदर सब्जेक्ट, तो मेडल नहीं आएगा। मेडल के लिए सब्जेक्ट का पास होना भी जरूरी है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट फोकस उस सब्जेक्ट को कहें जहां वीक है। हमारी टेंडेंसी होती है, एक चीज में मजा आ रहा होता है ना, अब अकाउंटिंग में मजा आ रहा है, अब क्वेश्चन हो रहे हैं, अब किए जा रहे हैं, मजा आ रहा है, हो रहे हैं, और जो एरिया वीक है ना वो मिस आउट हो रहा होता है। तो पहले मिस आउट, तो हमने ये किया बेसिकली कि थ्योरी में मजा नहीं आता था, मतलब इतना इंटरेस्ट लेवल जो नंबर्स के साथ था वो थ्योरी के साथ नहीं था। So put in a lot of time to ensure that it reaches to a satisfactory level first. When it reached to a satisfactory level, then I worked on, तो management accounting एक सब्जेक्ट था जिसपे मैं very confident था कि इसमें हो सकता है I'll hit the medal, क्योंकि मैं इसको, और वो मेडल आया भी, पेपर भी ऐसा हुआ, जिस जो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें श्योर शॉट था मैं कि हाँ इंशाल्लाह इसमें मैं I'll hit the star। बाकी सब्जेक्ट्स में तो खैर किस्मत भी होती है। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि योर रिजल्ट इज अ सिग्मा ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर लक, यू नेवर नो द प्रोपोर्शन, योर जॉब इज टू वर्क हार्ड, इज टू डू योर बेस्ट एंड देन लीव इट टू ऑलमाइटी। लेकिन इसमें बैलेंस जरूरी है। ऐसा ना हो कि गोल, आप अच्छे स्टूडेंट हैं बहुत, आपके इंटर में ए लेवल्स में बड़े अच्छे ग्रेड्स हैं, यू आर परस्यूइंग फॉर गोल्ड मेडल, ऐसा ना हो कि ब्लाइंड स्पॉट पीछे किसी और सब्जेक्ट में रह जाए, इसको अवॉइड करना है। थैंक यू वेरी मच सर। अब जो आप लोगों के सवाल हों या ऑनलाइन वाले जो बताओ, सबसे पहले ये करना जी प्लीज। आईएफआरएस मेंबर के बोर्ड मेंबर कैसे बने? सर आईफैक के सी बॉडी के जी, आईएफआरएस बोर्ड हाँ कोई भी आईफैक की बोर्ड जी, बेसिकली आपकी इन सारी, हाँ, आईफैक या आईएफआरएस की किसी बोर्ड मेंबर बनने के लिए बेसिकली आपकी नॉमिनेटिंग बॉडी होती है जो आपको नॉमिनेट करती है, ठीक है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट होगा, प्रोफेशनल अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट होगा। दुनिया में 3 मिलियन के करीब प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कहलाते हैं, जिनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स दोनों मिलके कहलाते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक नेक्स्ट लेवल है। फिर अच्छा, तो आईफैक जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, दैट्स द यूएनओ ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसमें सारी अकाउंटिंग बॉडीज रिप्रेजेंट होती हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इतना अच्छा नाम हो गया है वहाँ, हालांकि हम 3 मिलियन अकाउंटेंट्स ग्लोबल, हम कितने 10,000 है ना, बहुत ही छोटे नन्हे चुन्ने मुन्ने हैं, लेकिन हमारी नॉमिनेशंस जब जाती हैं तो बड़ा सीरियसली कंसीडर होती हैं, और हमने इतना काम किया है वहाँ और इतना अच्छा इनपुट पाकिस्तान से गया है कि आईफैक का हर आदमी, तो अब इस वक्त आईफैक की हर कमेटी में, आईफैक के बोर्ड पे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पाकिस्तान के, मैं उनकी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन बिजनेस जो कि सबसे बड़ी कमेटी है उसका मेंबर हूँ, एसएमई कमेटी, उनकी नॉमिनेशन कमेटी, इन सब में हम हैं, एसएमपी कमेटी, सॉरी, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिसेस। तो आपकी नॉमिनेशन जाती है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है उनका, ठीक है, और इंटरव्यू प्रोसेस के बाद दुनिया से पूरी नॉमिनेशन आती हैं। हर कमेटी में वो क्या करते हैं कि हर कमेटी में 125-150 बॉडीज हैं जो रिप्रेजेंट होती हैं, तो हर कमेटी में 15 या 16 बॉडीज के मेंबर्स ले लेते हैं, 18 मेंबर्स तक की गुंजाइश होती है। तो यूं नॉमिनेशन प्रोसेस, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट फर्स्ट, फिर आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से इफ यू आर फिट फॉर दैट पर्टिकुलर बोर्ड और वो, तो नॉमिनेशन जाती है, और उस नॉमिनेशन के बाद आप उसमें बनते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में ये है कि आप इंडिविजुअल, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, वैसे आईएफआरएस फाउंडेशन है या उनका कोई और बोर्ड है, उसमें लेट से सीईओ की या मैनेजर की पोजीशन है, तो वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। जैसे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट में आती हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट कंसीडर होती है, लेकिन बोर्ड पे एज अ मेंबर आना किसी या कमेटी पे, वो नॉमिनेशन, क्योंकि वॉलंटरी पोजीशन होती है, नॉमिनेशन के थ्रू जाती है, और फिर दुनिया से 100, 125, 150 नॉमिनेशन आती हैं, उसमें से वो पिक करते हैं। सर एक सवाल ऑनलाइन से आया है जी, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी हैं और उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए विद एकेडमिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द की।
है ना, जज्बात हो और बयान ही ना कर सके, है ना, तो फिर मजा ही नहीं है ना। और आर्टिकुलेट, मैं ये बात कहता हूँ कि, और ये इस एक्सपीरियंस कहता हूँ, वी हैव आल्सो लर्नड इट द हार्ड वे, कि as soon as you start to articulate effectively and communicate effectively, you are actually transforming yourself from a worker to a manager in a leadership position, right? तो communication ये फ़र्क है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, आपकी, जैसे मैंने कहा, मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के लिए इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसे कैसे इम्प्रूव करें आप? उसे आप कॉन्शियसली इम्प्रूव पहले स्टूडेंट लाइफ में ये कर सकते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन को सोफिस्टिकेट यहाँ से करना शुरू करें। स्टॉप यूजिंग टपोरी लैंग्वेज फर्स्ट, स्टार्ट यूजिंग बेटर। आप वही देखें ना, वैल्यूज है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि बेहूदगी में ही मजाक हो, है ना। मजाक तो बहुत अच्छे उम्दा तरीके से भी हो सकता है ना, तंज़ो मजाक तो बहुत जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, राइट। तो आप अभी से अपनी कम्युनिकेशन को ऐसे रिफाइन करें। पहले कम्युनिकेशन के मल्टीपल एंगल्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन कितनी सोफिस्टिकेटेड है, आप आर्टिकुलेट, अपने आप को फ्रेज कितना अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कितनी अच्छी है, लैंग्वेज, दैट्स अनदर एंगल ऑफ इट। लेकिन अगर आप अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में भी, लेट्स से उर्दू इंग्लिश मिक्स में भी, अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर लें, अपने आप को अच्छे तरीके से फ्रेज करना सीख लें, तो वो भी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है आपकी। दैट रियली हेल्प्स। आपने देखा होगा कस्टमर सर्विसेज के जो लोग होते हैं, है ना, उनका EQ, उनकी कम्युनिकेशन, आप कोई बदतमीजी भी करे तो वो जवाबन बदतमीजी नहीं करते, वो अपना मुद्दा बहुत अच्छे तरीके से पेश कर देते हैं कि दिस इज नॉट, आप ये भी गलत तरीके से भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, है ना, यू नीड टू ट्रीट मी बेटर, यू नीड टू वर्क और यू नीड टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे, ये भी अल्फाज हैं। तो आपको ये फ्रेजिंग, अब स्टूडेंट लाइफ में तो अभी आप ये करना शुरू करें अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट। फिर आप साथ साथ टोस्ट मास्टर्स क्लब्स हैं, कहीं आपको टाइम मिले तो उसमें क्या होगी, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव होती है, आप उसमें आके देते हैं, स्पीचेस देते हैं, तो उस स्पीचेस से एक तो पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस आता है, कम्युनिकेशन आप अच्छे तरीके से करना शुरू करते हैं, आप वो काम शुरू कर सकते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन या टोस्ट मास्टर्स क्लब में आप आ सकते हैं। फिर जब आप फर्म लेवल पे, फिर है कि आप ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में भी और आगे भी, स्टार्ट गिविंग प्रेजेंटेशंस। This is fantastic way to improve your confidence and improve your communication skills. I often say to all these partner friends जितने Big 4 के हैं, कि अब उन्होंने चेंज भी करना शुरू किया है, मेरी अक्सर उनसे इस पे बहस होती है कि rather than you review the files, why don't you ask your trainee to stand up and give you a presentation? उससे उसकी बड़ी स्किल डेवलप हो जाएगी, वो 15 प्रेजेंटेशन दे देगा और 15 प्रेजेंटेशन सुनेगा, तो उसकी कम्युनिकेशन, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी पब्लिक स्पीकिंग सब इंप्रूव होगी। तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट। अगर अभी आपके पास टाइम है, आपने कोई टॉपिक किसी को समझाना है, अपने दोस्त को, ये स्टैंड अप प्रेजेंटेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि 20 पावर पॉइंट की स्लाइड्स हो, इट कुड बी 1 स्लाइड, इट कुड बी इवन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड यू स्टार्ट प्रेजेंटिंग इट, स्टैंड अप एंड प्रेजेंट, दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। सर एक सवाल है जो कि मैं 3-4 सवाल मिक्स करके पूछूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चों से है, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा हो जाएगा। सर एक सवाल ये आया है कि हम किसी भी वजह से पीछे रह जाते हैं, पेपर नहीं निकल रहे, कुछ मसला हुआ और हमने पीछे टाइम जाया किया, या आर्टिकल हमें बिग 4 से नहीं मिल रही, कहीं और से मिल रही है, तो इन सब में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, दुनिया भी ताने दे रही होती है, खुद भी डिमोटिवेशन होती है, इससे कैसे निकला जाए? दूसरा, लॉन्ग रन में कितना मैटर करता है कि मेरा सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है या नहीं हुआ? बस ये बहुत सारे बच्चों का सवाल आया है कि प्रेशर कैसे फेस करें ओवरऑल, और लॉन्ग रन में कितना मैटर करता है ये? देखिए, सबसे पहला तो आप ये काम करें कि अपनी जिंदगी में जो आसपास ज़ॉम्बीज है ना, उनसे दूर हो जाए, who suck your positive energy, right? फॉर एग्जाम्पल, वो आप आसपास को देख लेंगे, ज़ॉम्बी वो होगा जो आपको, नहीं हुआ तुमसे, नहीं हो सकता ना, तुमसे नहीं हो सकता, ये कहा था ना मैंने, ऐसा कुछ कोई नहीं है।
हाँ, तो ये जो ज़ॉम्बीज़, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्त आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट करें, है ना। वो कहते हैं ना, ये बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यू आर नोन बाय योर कंपनी। तो मैंने ज़िंदगी में अपना प्रिंसिपल हमेशा ये बनाया कि मैं नेगेटिव लोगों से दूर रहा हूँ। जहाँ मुझे लगता है ना कि आदमी नेगेटिव है तो मैं पोलाइटली, और ये कुरान भी कहता है ना, ठीक है, कि अगर आपसे कोई बदतमीजी करे अस्सलाम वालेकुम कहें और आप साइड में हो जाए। तो एक ड्राइव प्रिंसिपल है नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर करना है। आजकल हमारी वैसी सोसाइटी, मीडिया, मुल्क तबाह हो रहा है, ठीक है ना, पॉलिटिक्स, हर वक्त इंस्टेबिलिटी, तो वैसे ही एक स्ट्रेस है। फिर आपके इस इर्द गिर्द दोस्त अगर ऐसे हैं ना, या तो आप इतने अच्छे और इतने स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो कि आप नेगेटिव लोगों को खुद कन्वर्ट कर लें, अल्लाह करे आप उस लेवल पे पहुंचे, फिर हम भी आपके हाथ पे बैत करें, ठीक है। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग होंगे तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी सक कर लेंगे। एक तो आपने खुद पॉजिटिव एनर्जी इमिट करनी है, और दूसरा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। दूसरा, इस फील्ड की, जैसे मैंने हार्डवर्क बात बताई, इस क्वेश्चन के जवाब में एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, रेजिलियंस, योर एबिलिटी टू बाउंस बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी जिंदगी में इंपॉर्टेंट है, इस फील्ड में ज्यादा है ना। वो कहते हैं ना, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अल्लाह के करीब हो जाते हैं, दोनों एग्जाम इतना रगड़ा देते हैं कि अल्लाह याद आ ही जाता है, ठीक है। तो उसमें रेजिलियंस बड़ी जरूरी है। जितने भी देखें, ये मेंबरशिप, ये फेलोशिप वाले जितने भी एग्जाम हैं आसान नहीं होते। आप FCPS है ना, या जो है वो रॉयल कॉलेज के जो फेलोशिप के एग्जाम लोगों से पूछें तो उनमें आपको हार्डवर्क करनी है, एक आध झटका भी लग जाता है, ठीक है, बट योर एबिलिटी टू बाउंस बैक इज इम्पॉर्टेंट। तो ये तो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारे और अगर ऐसा हो जाए, लेट्स से कहीं पेपर हो जाए, तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने टीचर से कंसल्ट करें। ये आपको यकीन होना चाहिए, इट्स अ मेरिट बेस्ड क्वालिफिकेशन। अगर आपका पेपर नहीं निकला, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। एग्जामिनर के पास कोई जो है ना मैनोमीटर नहीं है कि आपने 12 घंटे पढ़ा था, उसने 8 घंटे पढ़ा था, तो वो उस बेसिस पे करे। आपने पेपर में जरूर कोई गड़बड़ की है, उसको ठीक करने के लिए अपनी कॉपी टीचर से चेक कराएं, अपने किसी कुलीग से कराएं, 1-2 पेपर्स मॉक करके दें। देयर आर डिफरेंट वेज जो आपको टीचर गाइड करेंगे, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना और अपने साथ पॉजिटिव लोगों को रखना है। ये 2 बातें हो गई। उसके बाद लेट्स से आपका बिग 4 में नहीं होता, कोई इशू नहीं है। देयर आर वेरी वेरी सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन ऑल एरियाज who have done their articles from small firms, from SMPs। उसका एक अलग एक्सपोजर है, और वो एक्सपोजर बाद औक़ात बड़ा वेल्दी होता है, वो बड़ा इनरिचिंग होता है। अभी पाकिस्तान के एक वेरी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट टैक्स कंसल्टेंट, जिसको मैं कहता हूँ, ठीक है ना, जो शिवनिंग स्कॉलरशिप पे भी MS UK से भी करके आया है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ही डिड हिज आर्टिकल्स फ्रॉम SMP, राइट। और उसके पास पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल से लेके बड़े बड़े जो है ना, वो कंपनियां पीछे भाग रही होती हैं, हमारा टैक्स रिटर्न कर लो। मेरा तो स्टूडेंट है, तो मैं तो बेचारे को जब चाहता हूँ बुला लेता हूँ, ठीक है, वरना उसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं, कहता है मेरे पास टाइम नहीं है यार, है ना। उसको अपना एम्प्लॉयर छोड़ नहीं रहा, वो कहता है उसको अपनी प्रैक्टिस भी करते रहो, मुझे भी 2 घंटे दे दो। ही इज सच अ सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशनल, है ना। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, टैक्स कंसल्टिंग की, अकाउंटिंग कंसल्टिंग की। तो अगर कहीं आपके बिग 4 में नहीं भी हुआ तो कोई ऐसी परेशानी का, इंडस्ट्री आर्टिकल्स इज इक्वली इनरिचिंग। 70% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दे वर्क इन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री आर्टिकलशिप हेल्प्स। SMP आर्टिकलशिप हेल्प्स, कोई परेशानी की बात नहीं है। GT से यहाँ BDO से लोगों ने आर्टिकलशिप की, तो GT लंदन, GT न्यूयॉर्क, BDO न्यूयॉर्क में, BD शिकागो में बैठे हुए। आई नो अ लॉट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। यस माय फ्रेंड। Sir, as mentioned before, communication skills, soft skills, and vocational skills are really necessary these days in business, right? So right now, what ICAP is offering is either a PCSE course, which was before this change, and now they are offering a PPE course. So do you personally think that this is sufficient for the life, for the professional life that is to come? Or are there any changes which you think might happen in the future for this group? Because right now, big universities like IBA are working really hard on this. So do you think that
ICAM is at their competency level or are we following? अच्छा देखिए, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का मॉडल होता है उसमें उसकी कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स है और कुछ एरियाज आप छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स पे कि दे डेवलप ऑन देयर ओन, राइट। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, ठीक है ना। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको एक्सपीरियंस नहीं देती, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एक एक्सपीरियंस। अब आपकी जो 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड है ना, ये जो आपको PPE का जो सब्जेक्ट है या PCSE था, the idea is to open a window for you, right? कि जी ये कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशंस होती कैसे हैं, क्योंकि you don't have that semester type of a system is to give you that idea। फिर आपके पास 3 से 3.5 साल का पीरियड है। अगर उस पीरियड को आप ढंग से यूज करके अपनी कम्युनिकेशन, रियल लाइफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप डे टू डे टीम मैनेज कर रहे हैं, टीम मेंबर हैं, टीम लीडर हैं, क्लाइंट के CFO से मिल रहे हैं, क्लाइंट के CEO से मिल रहे हैं, पार्टनर से मिल रहे हैं, अगर वो करके भी आप अपनी कम्युनिकेशन ऑफिस जा रहे हैं और ड्रेसअप और आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव नहीं कर सके तो फिर अल्लाह ही इंप्रूव कराएगा, ठीक है ना भाई। आपको तो एक पूरा 3 साल का पूरा एक रियल लाइफ प्लेटफॉर्म मिल गया ना। IBA के बच्चों को नहीं मिला वो लम्स के, वो तो फिर इंटर्नशिप के लिए 4 हफ्ते जाते हैं। तो वो पीरियड है जहां पे आप, एंड आई इनकरेज पीपल, अपनी क्लासेस में भी जो हमारे सीनियर लड़के आते हैं मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई अब तुम सेमी सीनियर हो ना, तो प्रेजेंटेशन दो उठा के, है ना, प्रिजी पे या पावर पॉइंट पे उठाओ अपने ऑडिट पॉइंट्स की, ऐसे प्रेजेंटेशन दो। 4 प्रेजेंटेशन दोगे, खुद ही कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिक। स्विमिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर स्किल्स दैट यू लर्न बाय डूइंग, not by reading books, not by just watching videos. You have to do it to yourself and then you learn it by yourself. तो वो आपके लिए पीरियड बहुत हो सफिशिएंट वो बिल्कुल भी नहीं है जो ICAP वो करवा रहा है। वो विंडो ओपन कर रहा है और आपको गाइड कर रहा है कि अगले जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपको इन स्किल्स पे तवज्जो देनी है। थैंक यू सर। बस एक लास्ट पॉइंट ये कि एक ऐसी आखिरी पॉइंट, एक आप अब तक तो जो आपका मसला तजुर्बा है वो मुझे भी दें, इनको भी दें, कोई ऐसी एडवाइस जिसको आपने कहा कि भाई इसको किरा से बांध दें कि इस चीज को कभी भूलना नहीं तो इंशाल्लाह सक्सेसफुल, मतलब कोई ऐसी एडवाइस जो आपके अब तक के एक्सपीरियंस से जरूरी हो। देखिए मेरा ख्याल है वो 2 बातें मैंने कर दी जो आपके लेवल पे निचोड़ हैं। वो एक बात तो ये हो गई कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज बाउंड टू बी क्राउन्ड विद सक्सेस। दूसरा पॉजिटिविटी वाली बात मैंने कर दी। उस पॉजिटिविटी के साथ ग्रेटिट्यूड अटैच्ड है, इसकी बहुत कॉनोटेशंस है ना। हदीस की सबसे मुस्तनद और मशहूर किताब बुखारी शरीफ, इमाम तकमो बेस इमाम बुखारी ने उसमें 4,500 के करीब अहादीस जमा की हैं, कंपाइल की हैं। किसी ने पूछा, और बहुत बड़ा उम्मत के लिए काम कर गए, किसी ने उनसे पूछा कि अल्लाह ने आपको इसकी कैसे इतनी तौफीक दी, तो उन्होंने कहा जब मुझे एक हदीस मिलती थी और एक हदीस मल्टीपल, जैसे पहली इनकी हदीस है ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये 700 सोर्सेज से उनको मिली, 700। उनकी कंपाइलेशन में जितनी डिलीजेंस उनकी की है, आज की जो रिसर्च कहती है, हार्वर्ड की इस पर रिसर्च है कि वो बेस्ट इन क्लास डिलीजेंस थी। तो एक हदीस, तो एक हदीस जब उनको कंफर्म मिलती थी वो कहते थे मैं 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ता था कि अल्लाह ने मुझे वो दी। तो शुक्र जो है ना, शुक्र से ग्रेटिट्यूड है, शुक्र से पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जो हमने बात की लाइफ के हर स्टेज पे। देयर विल बी टाइम्स दैट यू विल बी पुश्ड, यू विल बी पुल्ड, बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट हमें अल्लाह ने जितना कुछ दे दिया है ना, जिंदगी भर भी उसका शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। ये एक एलिमेंट है। और दूसरा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। इस बार अल्लाह ताला की भी ये सुन्नत है, इस दुनिया में जो मेहनत करता है अल्लाह उसको अता करता है, ठीक है। सो ये 2 बुनियादी बातें। बाकी आप, थैंक यू हसान साहब आपके साथ हैं, हसान साहब खुद एक ज्वेल है, ये आपसे शेयर करते रहेंगे बहुत सारी चीजें। थैंक यू हसान। थैंक यू सर, आपसे इन सब की इंशाल्लाह बीएमडी में तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो आए अब जैसे कि हम ईपीएस पढ़ेंगे। ईपीएस की लिमिटेशंस पे हम 3rd पॉइंट थे कि भाई ईपीएस सिर्फ और सिर्फ
ईपीएस सिर्फ प्रॉफिट एनालिसिस करती है, कैश वैश को नहीं देखती। एक कंपनी है, मैं बता रहा था, वो के इलेक्ट्रिक को बिजली बेचती है। अब के इलेक्ट्रिक को भी पता है कि हम ही इनके कस्टमर हैं, हमारे अलावा किसी और को ये बिजली चाह कर भी बेच, तो पता है के इलेक्ट्रिक क्या करता था? के इलेक्ट्रिक उनको 6-6 महीने तक कैश ही नहीं देता था। बिजली खरीद ली, आवाम उन्होंने तो बिजली खरीदते कैसे थे? लांडी कोडंगी में जितनी भी जो है ना बिजली जा रही है ना, वो 2 कंपनियां दे रही हैं, अपना गुल अहमद एनर्जी और टपाल एनर्जी। तो वो बिजली तो उन्होंने दे दी, सेल्स तो हो गई, बिजली स्टोर तो हो नहीं सकती ना कि भाई मैंने बिजली प्लांट चल रहा है बना के दे दी आगे। के इलेक्ट्रिक कहता था 6 महीने बाद पैसे देंगे। तब होता ये था कि सर वो जो लोग थे ना, वो बेचारे ऐसे ही जो है ना, वो कंपनियां, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, कैश उनके पास नहीं होता था, तो फिर उसके लिए उनको लोन लेना पड़ता था, या लोन नहीं भी लेना तो एम्प्लॉइज की इंक्रीमेंट्स नहीं लग रहे, तो प्रॉफिट अपनी जगह, लेकिन अगर रिसीवेबल ज्यादा हो तो अच्छी चीज नहीं है। और ईपीएस सिर्फ किसको देखती है? प्रॉफिट को, है ना सर? कहीं भी हमने बैलेंस शीट की बात की इसमें? नहीं सर। किसको देखती है? प्रॉफिट। फिर कह रहा है डाइल्यूटेड ईपीएस इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन early warning to investors that the return on their investment may fall sometime in the, उसने कहा ये जो तुम लोगों को डरा रहे होते हो ना डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के कि वाट लगने, ये भी अच्छी बात। However, diluted EPS is based on current earnings, not forecast earnings. This means that it may not be a reliable predictor of future। वही बात कि डाइल्यूटेड ईपीएस में आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा कि सर ये फैजान अक्सर कह रहा था कि प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा फ्यूचर में। हाँ बढ़ेगा, लेकिन डाइल्यूटेड ईपीएस करंट अर्निंग्स के ऊपर फ्यूचर के नंबर ऑफ शेयर्स को कन्वर्ट करके बता देती है, तो बोला ये भी सही नहीं है, फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ईपीएस की अपनी लिमिटेशंस भी है। अब आएंगे सर, और इसके ऊपर आ रहा है यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस। यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस पढ़ेंगे। EPS is an important component of determining an entity's PE that is calculated as market value per share divided by earnings. PE ratio is often used by investor in making stock market decisions. सर ये PE रेशो प्राइस अर्निंग रेशो, चले मैं आपको ये रेशो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी समझाने की खातिर इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला है पीई रेशो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स सर मैं आपको बता दूं, और एक कंपनी है जिसकी 2 रुपए की आज अर्निंग है और उसके शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है? 10, तो हमने कहा इसका पीई रेशो क्या आया? प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस, अब ये प्राइस अर्निंग रेशो बताता क्या है? ये बताता है कि आज कमा तो ये 2 रुपए रही है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसकी चल रही है 10 रुपए, तो जितना ये कमा रही है उससे 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टर को इस पे भरोसा है। आज जितना ये कमा रही है इससे 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टर को इससे, कि जो चीज साल में उनको 2 रुपए कमा के दे रही है उसकी इन्होंने मार्केट वैल्यू कितनी रखी हुई इन्वेस्टर ने, तो इसका मतलब है इन्वेस्टर को इसके ऊपर 5 दफा भरोसा है। ये रेशो जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। सही है सर? तो ये एक रेशो निकालते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है बट यहाँ पर है। आए अगली चीज, तो पी रेशो के लिए बड़ी जरूरी होती है। इन्वेस्टर एंड अदर एडवाइजर मे पे क्लोज अटेंशन टू एन एंटिटीज नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड। हाउएवर profit for the period can include large and unusual items and also the result of discontinued operation. This may make it volatile, liable to fluctuate rapidly up and down. Users can then find it difficult to assess. इसने कहा सिंपल सी बात है, P&L समझना ना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसने कहा कि भैया अगर प्रॉफिट समझना हर एक के बस की बात नहीं है तो इसके लिए ईपीएस सही है। उसको बता दो तेरे एक शेयर जो तूने बाजार से खरीदा है ना, स्टॉक मार्केट से, उसने तुझे कितना कमा करके दिया है। ठीक है सर? फिर आगे बढ़ते हैं।
फिर आगे बढ़ते हैं, मेरा बच्चा क्या कह रहा है ये हमें, फिर ये शख्स हमें कह रहा है EPS measures an entity's performance from the viewpoint of, मैं आगे आ गया. This may make it volatile, find it difficult to assess the trends in profit figure to use the current year profit to predict an entity's performance. The trend in entities published EPS figure can sometimes be a more reliable indicator of future performance. There are a number of reasons for this. A standard version of both basic and diluted EPS is based on profit from continuing operation. This means that the result of discontinued operations are वही बात बोला, EPS जब तुम निकालते हो ना तो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से निकालते हो जो फ्यूचर की पिक्चर बता रहा होता है कि डिसकंटिन्यूड फ्यूचर के ईयर्स में नहीं होगा. An entity may choose to present one or more alternative versions of EPS. These normally exclude large or unusual items so that EPS is based on नॉर्मल रिकरिंग अर्निंग्स. अब ये चीज तुम्हारे लेवल की नहीं आई कि अपने सीए फाइनल से उठाकर जो डाल दिया. अब सुनिएगा, बाज मर्तबा कंपनी ईपीएस निकालती है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. कंपनी कहती है डेप्रिसिएशन हमारे काबू में, उसको क्या करो, एक्सक्लूड करके भी शेयर होल्डर को पिक्चर दिखा दो. सही है सर. उसको पाकिस्तान में तो नहीं निकालते, लेकिन साउथ अफ्रीका है. साउथ अफ्रीका में एक बेसिक ईपीएस निकलती है, एक डाइल्यूटेड ईपीएस निकलती है और एक निकलती है हेडलाइन ईपीएस. हेडलाइन ईपीएस के अंदर वो डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, बोलो उस डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद बताओ क्या पोजीशन है. EPS measures an entity's performance from the viewpoint of it shows the amount of earnings available to each ordinary shareholder. This means that EPS takes the effect of preference into account, is also take share issues onto account. Diluted EPS can provide an early of any changes to an investor potential return. सर ये दोनों चीजें आपको पेपर से एक दिन पहले पढ़ के चली जानी है. क्या करना है, लास्ट डे रिवीजन लिख दें कि पेपर से एक दिन पहले आप इसको पढ़ के लास्ट यूजफुलनेस और लिमिटेशंस, ये दोनों आपको क्या करना है, पेपर से एक दिन पहले पढ़ के जाने हैं. यह आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है. सर इससे पहले वाले पेज पे देखें 3 सवालात आ रहे हैं. इसमें पहला वाला जो सवाल है ये आपका क्विज है, ये आप लोग सब घर से अटेम्प्ट करेंगे. सही है सर. हमने कहा पहला वाला सवाल है ये आप सबका क्विज है, ये आप लोग घर से अटेम्प्ट करेंगे. अच्छा इसमें बस एक काम आपने करना है, टैक्स रेट लिख दें. टैक्स रेट इज 30%. टैक्स रेट कितना है, किस किस के पास नहीं है भाई. टैक्स रेट इज 30%. टैक्स रेट कितना है, 30. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपकी स्टडी टेक्स्ट की वो एग्जांपल्स हैं बची हुई जो कि हमारे हैंडआउट में नहीं है, जो कि हमारे हैंडआउट में नहीं है. अब सर हैंडआउट में यार वो एक सिंगल पेज पर एक हैंडआउट देते हैं ये वाले, यासीन भाई को बोल इसकी 15 कॉपीज. कितनी कॉपीज, इसकी 15 कॉपीज करा लें. और बोल जो पहले वाला दिया हुआ है ताहिर को 5 बजे के लिए, वो का है. अब सर एमसीक्यूज वाले हैंडआउट पे आते हैं, जल्दी से आ जाए. ईपीएस क्वेश्चन नंबर 2, 3 आपकी इसका है एमसीक्यूज वाला हैंडआउट, डाइल्यूटेड ईपीएस का जो मैंने दिया था. सर जो हैंडआउट हमने नहीं, जो सवालात हमने नहीं किए उनका क्या करना है, बेसिक वाले हैंडआउट के जो सवाल हमने नहीं किए हैं उसमें से वो सवालात आपने जो है नहीं करने. क्यों सर, आईकेप से मैंने कुछ चीजें पूछी थी कि आप बताएं कि ये सिलेबस में है या नहीं. आईकेप ने कहा जो चीज स्टडी टेक्स्ट में है वही इस अटेम्प्ट में, तो वो कॉन्सेप्ट जब स्टडी टेक्स्ट में नहीं थे. मुझे बेसिक वाला पहला वाला हैंडआउट बताओ. पहला वाला मैं आपको क्वेश्चंस मार्क भी करा देता हूं कौन कौन से सवालात मैंने एहतियातन डाल दिए थे. आपको पहला वाला हैंडआउट के सवालात नोट कर लें जिनको आपने क्रॉस करना है. पहला वाला हैंडआउट क्वेश्चन नंबर 9 क्रॉस कर दें. क्वेश्चन नंबर 9 आपको नहीं करना. क्वेश्चन नंबर 9 आपने
सर 20 करना है आपने, बाकी मैं जो कटवा रहा हूं बस वही नहीं करना, बाकियों को आपने जो है अपने पास एज एन असाइनमेंट समझ के बस सिर्फ 9, सिर्फ पहले वाले हैंड आउट में पार्टली पेड शेयर्स हैं वो आपने नहीं करने। बस एक ही सवाल ऐसा था बस 20, हाँ 20 ना, ये 25 तो कर लिया था ना हमने। डायल्यूटेड वाले में कौन सा सवाल रहता है? डायल्यूटेड ईपीएस का क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, ये बेसिकली हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब एमसीक्यूज पे आओ, कौन से एमसीक्यूज हमने नहीं किए? बेटा मुझे बताते जाओ कौन सा एमसीक्यू नहीं किया। एमसीक्यू नंबर 4 पे आएंगे। Many analysts believe खामोशी that the trend of earnings per share is a more reliable indicator of underlying performance than the trend of net profit for the which of the following statements supports, ये अभी हमने पढ़ा है। Net profit can be manipulated by choice of accounting policies, but EPS cannot be. EPS takes into the account additional resources made available to earn profit when new shares are issued for cash, whereas net profit, the disclosure of a diluted EPS figure, is a forecast of the future profit, trend of profit, or D, comparative EPS is restated where a change of accounting policy affects the, सर सोचे ABCD, कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? चार्ली ये हो गया सिंगल पेज ना। ये जिनको हैंड आउट नहीं मिला बेटा उनके लिए, किस किस को नहीं मिला भाई? चलो भाई जिसको नहीं मिला ये पीछे दे दें। चले जी बताएं इसका आंसर। अच्छा ये सबसे, उससे पहले मुझे ये बताएं कितने लोगों के पास मोबाइल में अभी नई वाली स्टडी टेक्स्ट मौजूद है? भाई आप लोग क्यों नहीं रखते स्टडी टेक्स्ट? दुनिया भर की चीजें तुमने रखी हुई है और स्टडी टेक्स्ट। सर क्यों स्टडी टेक्स्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि सर मैं टॉपिक के बाद स्टडी टेक्स्ट करवाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए। और खुदारा एक बात याद रखें, मैं बार बार आप लोग कह रहा हूं, मेरा बच्चा अभी मेरी परसों एग्जामिनर, जो आपके एग्जामिनर है ना, सपोज समझे, उनसे मेरी परसों मुलाकात हुई है, सही है सर? और एग्जामिनर ने ऐसी ऐसी बातें आपके बारे में बताई। एग्जामिनर ने बताई कि ये बच्चे पेपर में, सर आप लोगों को लगता है कि आईकेप जालिम है, यकीन माने जालिम तो ये बच्चे हैं। बोला सर ये बच्चे जो हम 49 पे भी पास कर देते हैं, 50 पे भी, उसने कहा बाप खुदा अगर हम आपको इनकी कॉपियां देना तो आप अपने क्लास क्विज में इनको उसी पेपर पे 30 नंबर ना दें। बोला इनसे बेसिक चीजें सही से होती नहीं है इनसे। और मैं आपको बता दूं वो जो एग्जामिनर है ना सर, वो एग्जामिनर आईकेप के बच्चों को पहले पढ़ा चुके हैं, सही है सर? वो आईकेप के बच्चों को पहले, और कम नहीं 8-10 साल माशाल्लाह पढ़ा चुके हैं, सही है? तो सर हमने कहा अब वो एग्जामिनर है, अब वो पढ़ा, लेकिन उन्होंने भाई ये बातें हमें बताई कि यार, तो अब उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, अब सुनना। उन्होंने आईकेप के स्टेट्स खामोशी बताए। बोला कि सर जो बच्चा पूरा पेपर अटेम्प्ट करता है ना, पूरा पेपर,
पूरा एक भी सवाल छोड़ता 60% उनमें से पेपर पास कर लेता है। जो बच्चा एक सवाल छोड़ता है 10 से 15 नंबर तक का, उसमें से 30 से 35% पास करता है। और बोला जिस बच्चे ने 15 से ज्यादा छोड़ा है ना सर, 5% बच्चा पेपर पास करता है वो बस। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को खुदारा कहें, पेपर पूरा करें। उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने कहा बच्चा वैल्यू इन यूज निकाल रहा है, उसने कैरिंग अमाउंट निकाल ली, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल ली, वैल्यू इन यूज उसने निकाल ली। सपोज करें 3 एसेट्स थे, 2 की वैल्यू इन यूज निकाल ली, तीसरी की उसने नहीं निकाली। 2 की उसने निकाल के इंपेयरमेंट कंप्यूट कर ली, तीसरी की नहीं निकाली। उसको लगे ना टाइम खत्म है, उसको बोले अगले सवाल पे मूव कर जाए। ये नहीं कि मैं तीसरी की पूरी, बोला उससे होता ये है कि हो सकता है उस वैल्यू इन यूज का 1 मार्क्स हो, लेकिन अगला सवाल अगर वो अटेम्प्ट करता तो उसमें से वो 3 मार्क्स निकाल देता। उसने कहा बच्चों को ये बात आदत डालें कि टाइम एलोकेट करें, टाइम खत्म हो आगे बढ़ जाए। बच्चों को बोले बेसिक्स में भंड ना मारे। बोला जब बच्चा बेसिक में गलती करता है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। बेसिक की गलती क्या होती है? बेसिक की गलती ये होती है कि बच्चे को यही नहीं पता कि बोनस का इम्पैक्ट शुरू से लेना है। ये होती है बेसिक की गलती। बेसिक की गलती बच्चे को यही नहीं पता कि मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा हूं, उसको माइनस करना है। मैथमेटिकल मिस्टेक्स उसने कहा होती हैं, थोड़ी बहुत हो जाए। उसने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उसने कहा सर सब टोटलिंग के मार्क्स नहीं है, सब टोटलिंग के मार्क्स टोटल का आधे से 1 नंबर है। बच्चे को बोले कि जहां उसको फॉर एग्जांपल आप वैल्यू इन यूज की कंप्यूटेशन कर लें, उसमें 5 कैश फ्लोज आ रहे हैं, बोला उसका टोटल बच्चा करेगा, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकालेगा और सबके फॉर्मूले लिख के ये बच्चे को बोलो जो 5 कैश फ्लोज आ रहे हैं ना, उनका टाइम कमिट टोटल भी ना करे, 5 कैश फ्लो सही लिखे, लिख दे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अबव कैश फ्लोज ईयर वाइज यूजिंग दिस और बढ़ जाए। उसने यही कहा कि ये बच्चा पेपर ही पूरा, तो बोला हम पास कैसे करें? बोलता है ये जो जितना भी 40 में बच्चा फेल हो रहा होता है ना, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि इसने पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं किया होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसने कही कि बच्चों को बोले कि पेपर में भी आप जो है सीक्वेंसिंग सवाल कब कौन सा उठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसने कहा कुछ यकीन माने उसके एग्जामिनर के देख, कुछ चीजें हमें पता होता है ये बच्चा कर ही नहीं सकता। पेपर में सवाल 10 नंबर का है, उसमें से 2 पॉइंट ऐसे ये पिक ही नहीं कर पाएगा। बोला उस पे टाइम वेस्ट, उसको बोले जो समझ में आए करके। मैं नहीं कहता कि जा फंसो बिस्मिल्लाह पढ़ो आगे बेस्ट जजमेंट अप्लाई करो। ये बच्चा सोचता है ना पेपर में, तो यहाँ पर उसका सवाल छूटता है, उसका फोकस, पूरी डिस्कशन हुई है मेरी उससे कोई 15-20 मिनट की, उसका पूरा फोकस था कि ये बच्चे को पेपर पूरा करवाएं, ये पेपर छोड़ के अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। आप कमेंट्स उठा के देख लें, उसने यही किया। FR का विंटर 2018 का कमेंट्स पढ़ना, आखिरी पैराग्राफ, उसमें वो कह रहा है कंसोलिडेशन को पूरा करने के चक्कर में बाकी चीजें नहीं करो। इसने कहा सारे सवालों में सारे मार्क्स निकालना तुम्हारे बस की बात ही। उसने कहा भाई पूरे मार्क्स की बजाय पासिंग मार्क्स निकालकर, उसने कहा बेसिक्स, उसने कहा देखो बेसिक का ब्लंडर गुनाह है, जो मैं कहता हूं उसने कहा बेसिक का ब्लंडर बहुत बुरा जाता है। आपने बेसिक गलत कर लिया ना तो एग्जामिनर का उस सवाल को चेक करते हुए, अब एक बंदा आपका एक सवाल चेक करता है, सही है, आपका सवाल एक बंदा करता है। अब आप जैसे 1000 बच्चे हैं तो 1000 बच्चे एक साथ अगर आईक्यू ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं तो एक बंदा उनका क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेगा, दूसरा बंदा क्वेश्चन नंबर 2। सही है सर, इसको कहते हैं हम कि जो आपकी ई मार्किंग होती है ना, कि आपकी पूरी जो कॉपी है उसका PDF होता है, PDF होता है, हर सवाल अलग अलग हो जाता है और फिर वो हर अलग अलग सवाल एक बंदे के पास चले जाता है कि भाई तुम पकड़ो और ये 2000 बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो। तो फिर एंड में आपकी पूरी कॉपी क्या हो जाती है, कंपाइल्ड होती है। बड़ा अच्छा सिस्टम है। और तो उसने यही कहा, लेकिन अगर बच्चे ने सवाल के बेसिक स्टेप में 20 नंबर में कोई बेसिक का ब्लंडर कर दिया ना, तो यार चेकर को नेचुरल है एक बाइसनेस आ जाती है कि अभी इसको ये नहीं पता तो ये आगे क्या करेगा।
तो इसने कहा बेसिक की गलतियां ना करें, मैथमेटिकल मिस्टेक सबसे हो जाती है, और पेपर पूरा अटेम्प्ट, बार बार कह रहा हूं सर पेपर पूरा अटेम्प्ट करें। तो सर फोर्थ का आंसर पे आ जाते हैं, जल्दी बताएं फोर्थ का आंसर क्या है सर? हमने कहा फोर्थ का आंसर है, कितने लोगों ने अल्फा? सर ईपीएस भी अकाउंटिंग पॉलिसी से इंपैक्ट करेगी। कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? हाथ उठाएं, कोई भी नहीं। कितने लोग कह रहे हैं बीटा? बीटा भी कोई भी नहीं। कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? सर गौर से नहीं पड़ता सवाल यही, द डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अबे डायल्यूटेड ईपीएस वेटेड एवरेज शेयर्स कन्वर्ट हो जाए तो शेयर्स के अंदर इंपैक्ट बताती है, प्रॉफिट के अंदर कौन सा इंपैक्ट बताती है? वो तो ये बताती है कि अगर ये शेयर्स कन्वर्ट होंगे तो प्रॉफिट में ये कमी ज्यादती होगी, ये थोड़ी बताती है फ्यूचर में इतना प्रॉफिट होगा। चार्ली तो वीओ डेल्टा कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड व्हेन अ चेंज इन पॉलिसी अफेक्ट्स द प्रीवियस ईयर्स। सर ये तो प्रॉफिट में भी होता है। सही जवाब है बीटा। सर ईपीएस takes into account additional resources made available to earn profits when new shares are issued for। सर देखें नेट प्रॉफिट आता है तो वो टोटल आता है। ईपीएस में आप क्या करते हो, जो शेयर 6 महीने बाद आया उसको आप आधा कंसीडर करते हो ना, 6/12 करते हो। तो बोला ये चीज ईपीएस करती है प्रॉफिट, तो इसका सही जवाब है बीटा। इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, पेपर में छपेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिए थे? 5 किया था, 6 भी किया था। कोई ऐसा है जो रहता है? सब हो गए? 15 नहीं किया? 15 आपका होमवर्क है। 15 आपका होमवर्क है, कर लिया 15 क्या? अच्छा सर आप स्टडी टेक्स्ट अभी आप लोगों के पास नहीं है, अगली क्लास के शुरू में सबके मोबाइल में होगी। एक दफा स्टडी टेक्स्ट में घुमाऊंगा, उसके पीछे रीजन क्या होगा, क्या आप हजरात को पता चले, आप हजरात को पता चल जाए कि अर्निंग्स पर शेयर में हमने कोई भी चीज नहीं छोड़ी। अच्छा सर अब जो अगला टॉपिक है, नहीं सर कुछ बच्चे तो आए अभी है उस टॉपिक के लिए। हाँ नहीं बेटा, मिड का रिजल्ट ट्यूसडे को तो मुझे मिलेगा, मैं उसको एनालाइज करूंगा, फिर अगले हफ्ते को इंशाल्लाह आपसे डिस्कशन होगी, देखते हैं कौन जीता कौन चीता। आए सर अगला जो टॉपिक है, मैं आज आपको उसका एक बेसिक्स अभी बता के जाऊंगा। सवालात तो हम करेंगे इसके बाद में, लेकिन उसकी ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। अगला जो टॉपिक है वो है IAS 23। बहुत सारे दोस्त, मेरे दोस्त टीचिंग सब काबिल एहतराम है, लेकिन मैं उनसे ग्रॉसली आर्ग्यू करता हूं। मैं बोलता हूं यार ये आप ज्यादती करते हैं अगर बच्चे को पहला टॉपिक IAS 23 कराते हैं, क्योंकि IAS 23 कराने से पहले बच्चे का 16 का होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। IAS 23 जो है, IAS 23 का बैकग्राउंड सुने। FAR2 में ये हमेशा से था, और FAR2 में 20 और 22 नंबर का भी आता था। सर FAR1 में ये आया है तो इसका टेस्टिंग लेवल 8 नंबर से ज्यादा का आ नहीं सकता। इसका एक और बैकग्राउंड, शायद ये वाहिद स्टैंडर्ड है जिसको मैं कहता हूँ IFRS की जो लाल कलर की बुक है आपने कभी देखी हुई हो, उसमें भी इसको पेला गया है। 5-6 पेजेस के अंदर ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया है। सर यही वजह है कि इसके ट्रीटमेंट के अंदर टीचर्स का भी आपस में इख्तिलाफ हो जाता है, टीचर्स का भी आपस में इख्तिलाफ है, प्रोफेशनल्स का भी आपस में इख्तिलाफ है, और बिग 4 का भी आपस में। तो मैं बता चुका हूं कि हमारी इस अकाउंटिंग की दुनिया के इमाम जो 4 बड़े इमाम हैं जिनको हम जो है मसालिक हैं, वो है बिग 4। मतलब दुनिया भर के अंदर बिग 4 की मानी जाती है कि इनका कोई चीज में IAS क्लियर नहीं है तो बिग 4 क्या कहती हैं। सही है सर?
उनका भी आपस में इसमें फट्टा है, क्योंकि सर ये आप पढ़ेंगे आईएएस की नेचर ही ऐसी है। अच्छा ये बात आईकेप को भी रियलाइज हुआ। आईकेप ने कहा इसमें 20-22 नंबर का हम सवाल देते हैं, 4 टीचरों को आंसर देते हैं कि बना कर दो, और चारों का आंसर थोड़ा थोड़ा अलग आ रहा होता है, क्योंकि हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग होती है। तो आईकेप ने कहा इसको जरा सब्सिडाइज करते हैं। आईकेप ने इसको FAR1 में डाला, और कितने का डाला, और जब से डाला मेरे ख्याल में 6 अटेम्प्ट्स हो गई हैं। इसको 3 दफा पूछा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। इसको आईकेप ने अभी तक सही से पूछा ही, पिछली दफा थोड़ी सी इसको ज्यादा वेटेज मिली है, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट के साथ मिल करके, वरना इसको इतनी वेटेज, क्योंकि सर ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन येट अगेन सर इसमें पासिंग मार्क्स निकालना बहुत ज्यादा आसान है। सर IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, क्या नाम है इसका, बोरोइंग कॉस्ट। सर बोरोइंग कॉस्ट सूदी मामलात, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। सर मुझे बताएं, ये जो बोरोइंग कॉस्ट है, इसका आम अल्फाज में नाम होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, सूदी। सकलैन मुश्ताक की कहानी सुनाई है मैंने तुम्हें, सुनाई है ना, सुनी हुई कहानी वापस सुनाने आ जाए। बोरोइंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, एक्सपेंस, सिंपल अल्फाज में इसके ऊपर दुनिया के अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं था। 90s के अंदर स्टैंडर्ड आया। आपने आज तक बचपन से लेकर आज तक, अकाउंटिंग के बचपन से, कुछ लोगों का तो बचपन अभी शुरू ही हुआ है, कुछ लोगों का जिन्होंने आईए पढ़ा हुआ है उनका था इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट किया। इस आईएएस ने हमें एक नई राह दिखाई। इसने कहा भैया रुको जरा, इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या थी। कंपनीज ने देखा भी सर कि जैसे सवाल है सर आईफेक में कैसे जाते हैं, एक तो होता है आईफेक में आप कैसे जाएं, एक होता है कंपनीज को, भाई मैं आप अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, आपको लगा कि यार ये चीज जो है ना इसकी अकाउंटिंग गलत है, या इसकी अकाउंटिंग का एक नया तरीका भी हो सकता है, तो आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स IASB को ईमेल कर देंगे। क्या करेंगे, ईमेल, और आप उसको ईमेल करके बोलेंगे भैया कि तुम ये चीज देख लो। अब कंपनीज ने ये काम किया, कंपनीज ने कहा भाई हमें एक बात बताओ, IAS 16 क्या कहता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कैपिटलाइज करेंगे, यस और करेंगे। उन्होंने कहा यार इंटरेस्ट को आप एक्सपेंस आउट, बोला एक कंपनी ने कहा हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, सही है। अब कंपनी ने कहा हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारा दिल तो है, हम भी एसेट बनाना चाहते हैं। बोला हम भी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, पैसे नहीं है, क्या करेंगे, लोन लेंगे, है ना। कंपनी ने कहा लोन लेंगे तो उस लोन के ऊपर क्या हम सूद नहीं देंगे। बोला यार अगर आप सूद दे रहे हैं हम, तो क्या वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, एक तरीके से। बोला यार वो भी एक था। बोला फिर उसको कैपिटलाइज करने क्यों नहीं देते। तो ये बात किसी आपके जैसे ही बच्चे ने या किसी प्रोफेशनल ने ईमेल की, बोला यार सूद को भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाने दो। ये बात उनको समझ में आई। इसके ऊपर अच्छा फिर होता क्या है, किसी ने दी, उन्होंने बोला भाई बात सही है, इसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा दुनिया भर के जैसे मेंबर्स हैं, मैं आईकेप, वो क्या करेगा, IASB बोर्ड आईकेप को, ACCA को, ICAW को ईमेल करेगा, बोलेगा भैया ये चीज है, इसके ऊपर तुम्हारी राय क्या है। आईकेप क्या करेगा, जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई हो जाएंगे आपको भी ईमेल आएगी, आईकेप आपको ईमेल करेगा कि भाई दुनिया भर में ये अकाउंटिंग में चेंज प्रोपोज हो रहा है, आप इसके ऊपर अपनी राय दे दें। फिर आप राय देंगे, उन सबको क्यूमुलेट करके एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। तो IAS 23 ने कहा कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है इसकी 2 ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। एक होगा कैपिटलाइज्ड और एक होगा एक्सपेंस आउट। अब सर कैपिटलाइज कौन होगा, जो होगा ऑन क्वालिफाइंग एसेट। क्या होगा, क्वालिफाइंग। अब सर ये क्वालिफाइंग एसेट क्या चीज है, क्या आप लोग क्वालिफाइंग एसेट है अम्मा अब्बा के लिए या उसके अम्मा अब्बा के लिए। एक्सपेंस आउट अदर देन क्वालिफाइंग
कैपिटलाइज क्वालिफाइंग एसिड और एक्सपेंस आउट अदर देन क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? अभी सिर्फ एक बेसिक दूंगा। क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड होता है जो बनने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। क्या ले? सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब सर ये सब्सटेंशियल पीरियड क्या है? पहला इख्तिलाफ आ गया। स्टैंडर्ड ने क्या किया? ये वो एसिड है जो बनने में एक ठीक ठाक अरसा ले। क्या ले? अब ठीक ठाक अरसा आपके ख्याल में कितना होता है बताइए मुझे? 1 साल से ज्यादा? 2 साल से ज्यादा। सर ठीक ठाक अरसा एसिड के केस में बनने के अंदर होता है। बिग फोर के अंदर इख्तिलाफ है सर। इख्तिलाफ ये 2 बिग फोर कहती हैं 3 महीने, 2 कहती हैं 6 महीने। सही है सर। हमने कहा EY और डिलाइट्स कहती हैं 6 महीने इज अ सब्सटेंशियल। PwC और KPMG की राय है 3 महीने इज अ सब्सटेंशियल पीरियड। जो भी है हमने कहा कम से कम 3 महीने तो दोनों ही मानती है ना, तो 6 महीने में तो हमने कैपिटलाइज क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है जो कि बनने में 3 महीने या उससे ज्यादा का टाइम ले, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग एसिड। तो IS 23 ने कहा सूद के मामले में जितनी भी चीजें होंगी किसकी तरफ देखोगे? हमने कहा सूद को हम क्या बताने आए हो? इसने कहा सूद को तुम एसिड की कॉस्ट का हिस्सा भी बना सकते हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। कौन से एसिड का? उसने कहा उस एसिड का जिसको मैं कह रहा हूं क्वालिफाइंग। हमने कहा क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? उसने कहा जो बनने में 3 महीने कम से कम ले। IS ने तो कहा सब्सटेंशियल पीरियड, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं? कम से कम बनने में कितने महीने ले? 3 महीने। जो बनने में कम से कम 3 महीने लेगा वो होगा क्वालिफाइंग एसिड, जो क्वालिफाई हो रहा है। सही है सर। इसके अलावा अगर हमने कहा क्वालिफाइंग एसिड के अलावा कुछ है तो स्टैंडर्ड ने कहा वो हमेशा क्या होगा? एक्सपेंस आउट। उसको आपने कभी भी कैपिटलाइज नहीं करना। अब सर बाकी इसकी कहानी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगली जो क्लास है हमारी क्लास है उसका जरा ब्रेकअप सुन ले। मुझे मिस्टर काजी ने बताया है कि IS सेट इनका कंप्लीट है। आपने बस एक आखिरी क्लास लेनी है और उसको समराइज कर देना है सर। तो मैंने कहा ट्यूसडे को वो आपका ट्यूसडे क्लास के 2 हिस्से होंगे। सुबह पहले 2 घंटे में हम IS 8 को कंप्लीट करेंगे, समराइज करेंगे, और फिर हम IS 23। सर IS 23 कितनी क्लासेस का है? इस ट्यूसडे को शुरू होगा, अगले मतलब ट्यूसडे से शुरू होकर 4 क्लासेस में ये इंशाल्लाह खत्म। और फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? रेशोस की तरफ। ठीक है सर। और अगले सैटरडे को तो पता भी चलेगा जिसने मेट दिया था उसने क्या क्या गलतियां। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मिलते हैं हम ट्यूसडे। अल्लाह हाफिज।